स्वागत करता हूं आप सभी को अपने एंड्रॉयड ऐप स्टडी विद दानिश सर पर। और आज ये हमारा नागपुरी का फर्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग समझेंगे नागपुरी पे वर्णमाला या फिर वर्ण के बारे में कि नागपुरी में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का कितना भेद होता है, वर्ण से किस तरह का क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग हिंदी में चूँकि पढ़ चुके हैं, चूँकि ये हिंदी में बहुत ही ईजी होता है और ऐसे नागपुरी में भी बहुत ईजी है, लेकिन आप लोग को लग रहा हो कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि वर्ण क्यों ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आप लोग का बहुत ही सिलेक्टेड टाइप का आता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर आप लोग को वर्ण से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन रहे कि समझ में नहीं आएगा, जैसे टाइप से दे देता है हर्ष स्वर्ण दीर्घ स्वर्ण ये सबसे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ण का डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसका काइंड्स के बारे में देखेंगे, फिर इसका उच्चारण देखेंगे। ये सारे चीज़ को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है नागपुरी का जो पेड क्लास का है, ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, आप लोग का पहला वीडियो है, ठीक है। तो पहला वीडियो में हम लोग टॉपिक चूज किए हैं नागपुरी में वर्ण के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में, या फिर वर्ण बोलिए या फिर वर्णमाला बोलिए। तो हम एक बार इसको नागपुरी में इसका डिफिनेशन को पढ़ेंगे और उसको हिंदी में भी समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग को हिंदी बैकग्राउंड से भी आते हैं और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इंग्लिश बैकग्राउंड से भी आती है, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके समझाएंगे ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फर्स्ट है, देखिए, वर्ण में या फिर वर्णमाला में फर्स्ट है ध्वनि। वर्ण और वर्णमाला के बारे में समझने से पहले हम लोग को क्या जानना है, ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है उसके बारे में देखिए। जे आदमी मन कर मुख से, जे आदमी मन कर मुख से निकलेला उके ध्वनि कहे ना। ध्वनि शब्द कर परान होवेला, बेगर ध्वनि कर शब्द नहीं बन सकेला। ध्वनि के खंड नी करल जाय सकेला, मुदा लिपि कर खंड करल जाय सकेला। ध्वनि कौनवे भाषा कर प्रथम कड़ी होवेला, इकरे से वर्ण चाहे वर्ण कर निर्माण होवेला, जैसे ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। अब हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं और समझते देखिए। ध्वनि क्या चीज है, जे आदमी मनकर मुख से, अब मुख यहाँ पर क्या चीज है, मुंह से, ठीक है। जे आदमी मनकर मुख से या फिर मुंह से निकलेला मतलब निकलता है, उके ध्वनि कहना, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जो मनुष्य का मुंह से निकले, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो क्या ये क्या कहलाएगा, ध्वनि कहलाएगा, ठीक है। ध्वनि शब्द कर प्राण होवेला, तो ध्वनि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ध्वनि किसका प्राण होता है, तो किसका प्राण होता है, शब्द का, ठीक है। तो ध्वनि जो है शब्द का प्राण होता है, तो उसी को लिखे ध्वनि शब्द कर प्राण होवेला, ठीक है, या फिर जान होवेला। बेगर ध्वनि मतलब बिना ध्वनि, बेगर ध्वनि का शब्द नहीं बन सकेला, मतलब बिना ध्वनि का शब्द बन ही नहीं सकता है, ठीक है। ध्वनि के खंड, खंड मतलब क्या चीज होता है, उसको तोड़ना, ठीक है। ध्वनि के खंड नी करल जाए सकेला, मतलब ध्वनि का खंड नहीं किया जा सकता। जैसे क्वेश्चन इससे बन सकता है, किसे खंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन में आप लोग का रहेगा ध्वनि, तो आप लोग उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। दूसरा है मुद्दा, मुद्दा मतलब जबकि, लिपि कर खंड करल जा सकेला। ध्वनि का खंड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग लिपि का खंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। आगे देखिए, ध्वनि कौनवे भाषा कर प्रथम कड़ी होवेला। देखिए, ध्वनि जो होता है किसी भी लैंग्वेज का या फिर भाषा का क्या होता है, पहला कड़ी होता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट होता है, ठीक है। इकरे से मतलब इसी से वर्ण चाहे वर्ण का निर्माण होवेला, जैसे ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या बनता है आप लोग का, वर्ण। वर्ण जब बन जाता है, जैसे ध्वनि को मिला है तो वर्ण बना, फिर वर्ण से आप लोग का बनता है शब्द, मतलब ध्वनि से वर्ण कर निर्माण होवेला, तसे शब्द कर, और उकर पाछे का होवेला पद, और सबसे लास्ट बनेला वाक्य। यानी कि पहले ध्वनि बना, उसके बाद फिर वर्ण बनेगा, फिर शब्द, फिर पद, उसके बाद फिर लास्ट में अंततः क्या बनता है आप लोग का, वाक्य बनता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का ध्वनि का डिफिनेशन। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे समझते इसका एक और पॉइंट ध्वनि से रिलेटेड। देखिए, ध्वनि के लिपि कर माध्यम से व्यक्त करल जाएगा, ठीक है। ध्वनि तो ठीक है, ये हम लोग उसको निकाल दिए, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए किसका सहायता लेना पड़ता है, लिपि का। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्वनि के लिपि कर माध्यम से व्यक्त करल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ध्वनि के केकर माध्यम से व्यक्त करल जाएगा, लिपि, वाक्य, शब्द, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा आप लोग का, लिपि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का था ध्वनि के बारे में।
ठीक है। अब हम लोग आएंगे नागपुरी में वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण कैसे, वर्ण का यूज कैसे होता है, वर्ण नागपुरी में कौन कौन सा वर्ण चेंज होता है, उसका उच्चारण कैसे होता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्ण को दो टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग जानते हैं स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है भावेल। ठीक है, स्वर वर्ण, ठीक है, भावेल। ठीक है, जेकर उच्चारण आसानी से करल जाएला, मतलब जिसका उच्चारण आसानी से किया जाता है, उके स्वर वर्ण कहे ना, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें हम साफ साफ वर्ड में लिख दिए हैं, जैसे आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, अ। देखिए यहाँ पर अ जो होता है आप लोग लिखते होंगे हिंदी में ऐसे, लेकिन यहाँ पर कैसे लिखा, तो आ और या मिल के अ होता है। ठीक है, फिर ओ हो गया औ, औ देखिए यहाँ पर चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो ये नागपुरी में कैसे लिखा था, आ और यहाँ से ऊ को मिला के औ बनता है। ठीक है, फिर आता है आप लोग का अंग और आ। तो इतना ही होता है आप लोग का स्वर वर्ण। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग का स्वर वर्ण का। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग कुछ इसका पॉइंट लिखे हैं कि इसका किस तरह से हम लोग, जैसे ई का यूज करते हैं हम लोग किसी चीज़ को, वस्तु को बताएं, ई कर, चाहे किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए ई कर। जैसे ई ई जब यूज किया जाता है दीर्घ ई, तो कब किया जाता है, जब किसी को सिंगल हम लोग को डिनोट करना है, जैसे ई छोड़ा या फिर ई छोड़ी। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा ऊ, जब हम लोग को बहुत ज़्यादा कोई, ये बहुत आदमी को बताना पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब किसी समूह का इससे बताना पड़े, जैसे मान लीजिए कोई एक साथ कोई लड़का लोग या फिर लड़की लोग जा रहा, तो लोग हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊमन या फिर ऊमन। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, ऊमन, यहाँ ये वाला ऊ नहीं होगा ना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊमन। अब अगर हमको सिंगल सिंगल बतलाना पड़े, जैसे ऊमन भीड़ के लिए बोली, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे सिंगल के लिए, ऊ छोड़ा, तो यहाँ पर ऊ कौन सा होगा, दुर्गु। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग को बारीकी को समझना है नागपुरी में, ऊ छोड़ा या फिर ऊ छोड़ी। ठीक है, तो ई से क्या हो गया, इकर ज़्यादा रहेगा तब, और सिंगल रहेगा तो ई छोड़ा ई छोड़ी, ऐसे बोल सकते हैं, ऊ मन ऊ छोड़ा ऊ छोड़ी, इस तरह से। और जो होता है वो लिखा जाता है आप लोग का नागपुरी में और। ठीक है, इसका मतलब हम लोग औ को कभी कभी सिर्फ अ और ऊ नहीं लिख करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, आओ भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है नागपुरी में। ठीक है, तो वही और को हम लोग क्या लिखे हैं, और चाहे और। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब क्या किया गया है, स्वर वर्ण को बांटते हैं उसका कैटेगरी में, उसका कितना भेद होता है। तो अगर पूछ दिया एग्जाम में कि स्वर वर्ण कर ये कितना भेद हुएला, या फिर स्वर वर्ण कर कितना रूप आहे, इस तरह से नागपुरी में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर से भी आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। देखें, तो स्वर्ण वर्ण को अगर हम लोग देखें नागपुरी में, तो इसे 3 तरह से बांटा जाता है। कौन कौन सा है, पहला आता है हर्स्व स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर, और एक चौथा, ये तीसरा आता है क्या चीज, संयुक्त स्वर। तो टोटल कितना हो गया इसका, 3 हो गया, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब एक एक को समझेंगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 3 बता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिला है प्रीवियस ईयर पे। ठीक है, उत्पाद सिपाही हो गया, ये सारी चीज़ें, उसको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी वो सारों को, ये सारे क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर में किसे किसे रखा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दे दिया क्वेश्चन कि ह्रस्व स्वर कर रूप नखे, या फिर ह्रस्व स्वर में कौन नी आवेला, इस तरह से बन सकता है। मतलब कौन कौन नी आवेला, जैसे आ ई हर्ष उ दे दिया, और कोई दूसरा मान लीजिए दे दिया, क दे दिया, चाहे यहीं से कुछ दे दिया दूसरा, तो आप लोग समझ जाइए किसको किसको रखा जाता है। उसके अलावा उसको छांट सकते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर में उसी तरह से, संयुक्त स्वर में, तो ह्रस्व स्वर में किसे किसे रखा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आ हो गया, हर्ष ई और हर्ष उ को रखा जाता है। दीर्घ स्वर में किसको रखा जाता है, जो कि स्वर वर्ण का दूसरा काइंड से दूसरा रूप है, आ हर्ष ई और दुर्गु। ठीक है, फिर आता है तीसरा नंबर में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में नागपुरी में किसे रखा जाता है, तो ये ए हो गया और ओ हो गया। तो ये था हम लोग का स्वर वर्ण का रूप। कौन कौन सा है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर वर्ण का
रूप नखे या फिर स्वर वर्ण का रूप ई मन में से हेठे दिल ऑप्शन में से कौन नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। तो आप लोग को ये तीनों चीज दिया हुआ रहेगा और कोई एक नया लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को उससे छांटना होगा या फिर और बन सकता है इन सब में से स्वर वर्ण का कौन प्रकार हके चाहे कौन रूप हके, इस तरह से भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो ये था आप लोग का ध्वनि और स्वर वर्ण और इसका टाइप से। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे स्वर वर्ण का उच्चारण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण का नागपुरी में उच्चारण किस तरह से किया जाता है उससे भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। जैसे देखिए अ का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। देखिए अ जो है लास्ट में देखिए क र म, तो देखिए क र अ का उच्चारण म, यहाँ पर मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है। करम, तो क र अ म इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे आ का उच्चारण किस तरह से होता है, जैसे चादर, पातर, गादर आदि इस तरह से होता है, ठीक है। और हिंदी कर लख है, मतलब हिंदी के जैसा ही किसका किसका होता है, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, एकार फिर ओकार का, ठीक है। इस तरह का क्या होता है हम लोग का हिंदी के जैसा ही ये नागपुरी में भी यूज होता है। लेकिन ऐकार जो होता है और औकार ये बदल जाता है। इसको कैसे पढ़ा जाता है, जैसे ऐकार को हम लोग आई ऐसे बोलते हैं, अ और ई, ठीक है। और औकार को हम लोग बोलते हैं आओ या फिर औ। जैसे और लिखने के लिए हम लोग यहीं पर देख सकते हैं और लिखे हैं या फिर और लिखाता है, ठीक है, जो कि इसका फर्स्ट स्लाइड हम लोग देख चुके थे। तो ये था हम लोग का स्वर वर्ण कर उच्चारण, मतलब स्वर वर्ण का उच्चारण किस तरह से किया जाता है, सभी का हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण बोलिए कि सर आप कखा का पढ़ा रहे हैं हम लोग को, तो कखा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि नागपुरी में जो है चेंज हो जाता है, बदल जाता है कुछ कुछ वर्ड। जैसे देखिए कुछ कुछ यहाँ पर चेंज होगा, उसको हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दें ताकि कभी भी डाउट आप लोग को ना हो कि कौन किस में बदलता है और कौन नागपुरी में नहीं यूज होता है, ठीक है, हिंदी के जैसा। देखिए तो व्यंजन वर्ण में आप लोग का क्या क्या चाहिए, देखिए फर्स्ट आएगा क ख ग घ, फिर देखिए अंगा नहीं है, फिर देखिए च छ ज झ, इया नहीं होता है, ठीक है। ट ठ ड ढ, फिर क्या चाहिए आप लोग का न है, तो यहाँ पर अणा के जगह में क्या चाहिए न लिखे हैं। त थ द ध फिर न, देखिए दोनों सेम लग रहा कि नहीं, त थ द ध न इसका अपना न है। प फ ब भ म, य र ल व, ताले व श जो होता है उसको बदल करके जो शरीफा सा लिखा था उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है षटकोण सा, वो भी चेंज हो जाता है। फिर देखिए स ह, अक्षा जो होता है वो छ बन जाता है, त्र को त्र, त र लिखाता है, ज्ञ को गे, ये ज्ञ लिखाता है इसे गे और य। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंज होता है, उसको हम इस साइड लिख दिए। देखिए फर्स्ट क्या चीज़ है, अंगा जो होता है और इया, देखिए अंगा और इया नी भेटाएला, मतलब किस में नहीं भेटाता है, मतलब किस में नहीं मिलता है, तो वो व्यंजन वर्ण में नागपुरी में नहीं रहता है। क्या क्या नहीं रहता है, अंगा और इया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर इसी का सीधा हम देख लीजिए, अणा जो होता है वो क्या बन जाता है न, यहाँ पर लिखा हुआ है। ताले बश जो होता है जिसको शरीफा वो किस में सब्जी सा का ये में बदल जाता है समय, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए षटकोण सा जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, जैसे इसी में। अब उसका एग्जाम्पल ही बतलाएंगे, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। फिर आता आप लोग का देखिए अक्षा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं छ, वो किस में चेंज हो गया, क्षत्रिय वाला, ये क्षत्रिय छ बोलते हैं जिसको, वो क्या हो गया छ में चेंज हो गया। फिर आता है त्र, जैसे त्रिशूल लिखना है तो त्रिशूल लिखाएगा उसमें, जैसे त्र, जैसे त र हो गया। ज्ञ लिखने के लिए क्या चाहिए, गे और य, ठीक है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे इसको किस तरह से यहाँ पर वर्ड चेंज हो करके जैसे बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट वर्ड देखते हैं भंडार, क्या चीज देखेंगे भंडार, तो भंडार जो है जैसे यहाँ पर अन्ना का उच्चारण हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भंडार, भंडार ऐसे लिखा है या फिर भंडार ऐसे लिखा जाएगा। तो किसका यूज बता दिए हम, यहाँ पर देखें ना का यूज बता दिए, ठीक है। तो भ से हो गया उसका, ना का उच्चारण आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स का, किसका देखेंगे स कौन सा स, जैसे मान लीजिए इसका वाला, जैसे तालिबश जिसको आप लोग बोलते हैं, तालिबश से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका यूज किया जाता है। जैसे हम लोग स से जैसे मान लीजिए खुशी लिखें, खुशी इसी तरह से लिखाता है हिंदी में। अब इसको जब चेंज करेंगे नागपुरी में तो क्या लिखा है खुशी, इस तरह से चेंज हो गया। अब हम लोग और देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला सा का देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो खुशी हो गया। इस तरह से और भी वर्ड आप लोग को मिल जाएगा जो कि जहाँ पर ये सा दिखेगा वहाँ पर आपको इसको
कन्वर्ट कर देना, उसको बदल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला सा, तो इसको किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पर भाषा, ठीक है, भाषा, तो भाषा को हम लोग लिखते हैं भाषा, ऐसे लिखा है, तो ये सब बदल जाता है इसमें। कभी कभी भाषा को भाखा भी लिखा जाता है नागपुरी में, इसलिए, ठीक है। तो सा मेनली क्या हो रहा है, ये सा इसमें बदल जा रहा है, ये सा इसमें बदल रहा है, ठीक है। ये चीज़ बतलाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। दूसरा फिर देखिए आप लोग छ, जैसे मान लीजिए अक्षर, जैसे क्षत्रिय लिख रहे हैं, क्षत्रिय ऐसे करके लिखें, तो क्षत्रिय ने लिखते हैं तो हम थोड़ा छोटा वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए क्षेत्र लिखें, ठीक है। तो क्षेत्र लिखने के लिए इसको कैसे लिखेंगे पता है, क्षेत्र लिखाएगा क्षेत्र लिखने के लिए। तो छे क्या हो गया, इसको देखिए चेंज हो गया, और यहाँ त्र जो है ये वाला तर बन गया, देखिए, ठीक है। त्र जो है क्या बन गया, त्र। जैसे मान लीजिए पत्र लिखना है तो क्या लिखा गया, पतर, पतर, ठीक है। जैसे चिट्ठी पत्र, तो यहाँ पर पत्र के जगह हम क्या लिखा है, पत्र। ऐसे मान लीजिए ज्ञ से मिला के लिखना, तो क्या होगा ज्ञ से, जैसे मान लीजिए ज्ञ लिख रहे हैं, ज्ञ से, जैसे ज्ञ से लिखे मान लीजिए जैसे ज्ञान, या फिर ज्ञानी लिखे। तो ज्ञान लिखने के लिए हम लोग को नागपुरी में क्या करना होगा, गम एक आर गे या मैं कर या और न, ज्ञान। तो इस तरह से चेंज होकर के नागपुरी का जो वर्ण है वो बदल जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि न जो है न बन जाता है, स जो है क्या बन जाता है, स, और यहाँ पर हाँ स देखिए ये स बन गया, ये भी दोनों सेम चेंज हो जाता है ना, इसके जगह में भी स यूज होता है और इसके जगह में भी स यूज होता है। छ जो है छ बन जाता है, ये अक्षर, ये क्षत्रिय वाला छ, ये छ बन जाता है। त्र को तरा लिखते हैं और ज्ञा को ज्ञा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्यंजन वर्ण में हिंदी लिखे, ये सॉरी यहाँ बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन वर्ण में क से ज्ञा तक में जो लिखा हुआ है उसमें कौन कौन सा वर्ण जो है नहीं मिलता है, मतलब कौन कौन सा नहीं। तो यहाँ पर कौन कौन सा अंगा और इया नहीं मिलता है इसमें, मतलब वो हिंदी के जैसा नहीं होता है। फिर दूसरा क्या चीज आएगा आप लोग का, फिर दूसरा आप लोग का आएगा यहाँ पर दूसरा कि अना का स्थान में कौन वर्ण आवेला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा स, ठीक है, जैसे शरीफा सही वाला, ठीक है, तालिबश श के स्थान पर कौन सा सा आता है या फिर कौन सा वर्ण आवेला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब। सट कौन सा में, ये वाला। डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह से बनता है छत्री, तो यहाँ से वर्ण से बन गया। और इसको और घुमाने के लिए क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दे दिए, इसका सही रूप लिखे तो आप लोग ये या फिर ये लिख सकते हैं। खुशी को नागपुरी में क्या लिखते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये स को चेंज करने के लिए देगा। जैसे भाषा है तो भाषा को हम लोग स चेंज करके लिखें, इस तरह से आप लोग का व्यंजन वर्ण का बनता है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे व्यंजन वर्ण कर उच्चारण, मतलब व्यंजन वर्ण का उच्चारण नागपुरी में किस तरह से किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, व्यंजन वर्ण कर उच्चारण ले स्वर वर्ण कर जरूरत पड़ेला, मतलब व्यंजन वर्ण का उच्चारण के लिए स्वर वर्ण का जरूरत पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखिए, जैसे क और अ को मिला देते तब बनता हम लोग का क, ठीक है। ख और अ को मिलाते हैं तो फिर बनता है ख। उसी तरह से बाकी में भी उसी तरह से बनते हैं, जैसे ग तो ग और अ, घ और अ, इस तरह से बाकी सबका बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका उच्चारण किस तरह से, तो क वर्ग का क ख ग घ सेम हिंदी के जैसा किया था, लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि अंगा जो है नी होवेला, मतलब नहीं होता है। च छ ज झ पूरा सेम ना ये हिंदी के जैसा होता है, लेकिन इसमें इया जो होता है वो नहीं रहता, मतलब नी होवेला, ठीक है। तो क का हिंदी के जैसा होता है, च का भी हिंदी के जैसा। ट वर्ग, ये ट वर्ग में भी क्या होता है, हिंदी के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या चाहिए कि अणा का जगह में क्या हो जाता है, ना हो जाता है, ठीक है। तो अना का उच्चारण न के जैसा होगा, ठीक। त वर्ग में और प वर्ग पूरा हिंदी के जैसा ही होता है ये दोनों में, ठीक है, इसलिए हिंदी लखे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हिंदी के जैसा ही त और प वर्ग का उच्चारण होता है। दूसरा है य वर्ग का, तो य वर्ग का भी हिंदी के जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या चाहिए, जो तालिबश जो है वो क्या हो जाता है, स में बदल जाता है। तो इसका उच्चारण किसके जैसा होगा, इस स के जैसा होगा। और यहाँ पर सट कौन सा है वो भी किसके जैसा होगा, इस स के तरह, ठीक है। और छ जो है वो किसके जैसा उच्चारण होगा, इस छ के जैसा। और त्र कैसा हो जाता है, त और र की तरह इसका उच्चारण होता है। और ज्ञा का उच्चारण ज्ञा इस तरह से होता है। तो ठीक है, तो ये था आप लोग का व्यंजन वर्ण का उच्चारण। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखे वर्णमाला का, जिसमें ध्वनि, वर्ण,
अब वर्ण का दोनों काइंड्स देखे हम लोग, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और साथ ही उन लोग दोनों का उच्चारण के भी बारे में हम लोग देख लिए तीनों स्लाइड में। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो कि नागपुरी का नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस पर आप लोग को संधि पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लेते हैं आपसे विदा, थैंक यू। नागपुरी के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था नागपुरी में वर्णमाला के बारे में, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का उच्चारण सारा कुछ हम लोग सीख गए थे। अगर वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो जिसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे नागपुरी में संधि किसे कहते हैं। तो पहले हम इसको नागपुरी में संधि का डिफिनेशन बताएंगे, उसका काइंड्स बताएंगे, और साथ में इसका काइंड्स का भी कितना काइंड्स उसके बारे में, मतलब उसका रूप का भी कितना रूप होता है उन लोगों के बारे में सीखेंगे, और नागपुरी में संधि किस तरह का प्रश्न बनता है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं नागपुरी में संधि। देखिए, संधि द्विवर्णात्मक मेल से होवेक वाला विकार के संधि कहे न, मतलब हिंदी के जैसा ही है, जैसे दो वर्णों का मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, जो कि नागपुरी में लिखा हुआ है द्विवर्णात्मक मेल से होवेक वाला विकार के संधि कहे न। जैसे दो वर्ण का, जैसे देव और इंद्र को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, देवेंद्र। महाजोड़ इंद्र को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, महेंद्र। उसी तरह से हम लोग का संधि ये जैसे हिंदी में बनता उसी के जैसा नागपुरी में भी संधि उसी के जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है नागपुरी में, संधि किसका मेल होता है, तो क्या होता है, द्विवर्णात्मक मेल को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है कि संधि का, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि संधि का रूप कितना होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, मूढ़ रूप से संधि कर कितना रूप आहे, या फिर मूढ़ रूप से संधि कर कितना प्रकार है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ संधि का कितना प्रकार होता है नागपुरी में, तो संधि का मूढ़ रूप से मतलब मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। एक को बोलते हैं हम लोग स्वर संधि, दूसरा को बोलते हैं व्यंजन संधि, तीसरा को बोलते हैं हम लोग विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि हम लोग देख लिए, संधि का काइंड्स देख लिए, मतलब उसका रूप देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे नागपुरी में संधि का पहला काइंड्स है, पहला रूप है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, देखिए द्विस्वरों, यहाँ पर देखिए द्विस्वर, स्वर का बात हो रहा है। ठीक है, द्विस्वरों का संजोग से, किससे, संजोग से जो नावा विकार जन्म लेवेला उके स्वर संधि कहें। फिर से एक बार पढ़ते हैं, इसका मीनिंग समझाते हैं। देखिए द्विस्वरों कर संजोग से जो नावा विकार जन्म लेवेला, मतलब दो स्वर जैसे आ या फिर आ ई, इस तरह से दो स्वर का मेल से जो नया शब्द मतलब जन्म लेता है, विकार जन्म लेवेला, उके स्वर संधि कहे न। जैसे भान जोड़ उदय, यहाँ पर देखिए नाम में आ का उच्चारण आ रहा है लास्ट में, और साथ में यहाँ पर वो उ है, तो आ और उ मिल के क्या हो गया, दो स्वर, द्विस्वर मतलब दो स्वर हो गया। और जब इसको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये भानोदय। जैसे भान जोड़ उदय, भानोदय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का गिर जोड़ इंद्र, तो क्या हो जाएगा, गिर जोड़ इंद्र। रा में भी आ का उच्चारण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग देखेंगे वर्णमाला में ही बतलाए थे कि वर्णमाला में जो कि व्यंजन वर्ण होता है वो स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स करके बनता है। जैसे हम लोग देखे थे, जैसे क का, तो क जो बनता है वो क और साथ में आ का भी उच्चारण आता है, तो सब में लगभग आ का उच्चारण आता है व्यंजन वर्ण में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भान में ना में भी आ का उच्चारण आ रहा, र में भी आ का उच्चारण आ रहा। ठीक है, तो भान और उदय को अगर हम लोग मिला दे तो क्या हो जाएगा, भानुदय। गिर जोड़ इंद्र को अगर मिला दिया जाए नागपुरी में तो क्या बन जाएगा, ये संधि में गिर और इंद्र को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, गिरेंद्र। इस तरह का इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। अब इसी का हम लोग देखेंगे आगे काइंड्स, मतलब स्वर संधि का ही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसका काइंड कितना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा नागपुरी में स्वर संधि कर कितना रूप है, या स्वर संधि कर कितना रूप आहे, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसका क्या चाहिए, तो स्वर संधि का मुख्य रूप से या फिर मूढ़ रूप से 5 ठो रूप आहे या फिर 5 ठो प्रकार है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, और 5वां नंबर में क्या होता है, अयादि संधि। तो ये था हम लोग का स्वर संधि का रूप। कैट है टोटल 5 है इसका। देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो ये था हम लोग का संधि, और संधि में हम लोग देखे स्वर संधि और स्वर संधि का प्रकार देख ली। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, जो कि हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे स्वर संधि का जो कि 5 प्रकार है उसके बारे में। नागपुरी में स्वर संधि का जो 5 प्रकार हम लोग देखे तो उसी का आगे पढ़ेंगे। तो इसका पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जिसमें अ ई उ कर पाछे, मतलब उसके बाद में अ ई उ आवी तो दुयो मिल के दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाएगा। देखिए अ ई उ कर पाछे मतलब इसके अगर बाद में फिर से यही वाला फिर से रिपीट अगर होगा आवी तो दुयो मिल के दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? जिसमें आ हर्ष ई सॉरी दीर्घ ई दीर्घ उ बन जाएगा। मतलब अगर इसी के बाद अगर फिर से यही दोनों रिपीट हो, जैसे आ और आ मिलके आ बन गया, हर्षिकार और हर्षिकार मिलकर क्या हो गया? दीर्घ ई बन गया, उ और उ मिलकर के दुर्घु। तो ये अगर बन जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बोलते हैं इसी को, जब आ और आ मिलकर के इसको जब आ और आ मिल के आ बन गया और ई मिल करके दीर्घ ई और उ मिल करके बना दिया दीर्घ उ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ संधि। जैसे महाजोड़ आत्मा, तो यहां पर देखिए आ का उच्चारण हो रहा और यहां पर भी आ का उच्चारण, दोनों जब आपस में मिल गया तो ये क्या चीज बन गया? दीर्घ संधि। जैसे महाजोड़ आत्मा क्या बन गया? महात्मा। रजनी जोड़ इस, तो यहां पर किसका उच्चारण हो रहा? हर्षिकार का, यहां पर भी हर्षिकार का। दोनों जब आपस में मिल गया तो क्या चीज बन गया? ई बड़ी ई का, देखिए रजनीश। ठीक है, रजनी जोड़ इस रजनीश। तो इस तरह से बनता है किसमें? दीर्घ संधि में। तो यहां पर दीर्घ संधि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग का स्वर संधि का अगला रूप है गुण संधि। अब गुण संधि किसे कहा जाता है, फिर गुण संधि के कहा जाएगा? तो देखिए इसमें आ कर पाछे मतलब आ का बाद में यदि, देखिए यदि यहाँ पर लिखा जाता है नागपुरी में या को जब, तो ई चाहे दीर्घ ई आवी तो दुयो मिल के, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? अय बन ये अय बन जाए। और उ आवी तो ओ। अगर आ और आ का बाद में अगर ई और ई आएगा तो क्या बनेगा? अय। और इसी के बाद में अगर उ और दुर्घु उ आवी तो ओ बन जाता है। मतलब इसके बाद अगर उ और उ आएगा तो ओ बनेगा और आ के बाद ई और ई दीर्घ ई आया तो ए बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नागपुरी में गुण संधि। ठीक है, जैसे यहां पर देखें नर जोड़ इंद्र, तो नर में आ का उच्चारण आ रहा है। जैसे र में र, जब र लिखते हैं तो किस तरह से आता है? र में र और आ का उच्चारण। ठीक है, तो यहाँ पर र का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर आ का उच्चारण इसमें और ई, तो देखिए आ और ई मिलकर क्या बन गया? ए। तो यहीं पर क्या बनेगा? नरेंद्र। नर जोड़ इंद्र क्या हो गया? नरेंद्र। उसी तरह से आगे देखिए एग्जाम्पल है भान जोड़ उदय, तो यहाँ पर नाम में आ का उच्चारण आया और यहाँ पर उ, तो यहाँ पर देखिए आ और उ मिलकर क्या हो गया? ओ बन गया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है भान जोड़ उदय क्या हो गया? भानोदय। तो यहाँ पर किसका उच्चारण आ रहा? ओ का। यहाँ पर किसका है? आ का और उ का। तो ये दोनों जब आपस में मिला तो क्या बन गया? ओ कर। ठीक है, तो इस तरह से बनता है हम लोग का गुण संधि। तो दीर्घ संधि और गुण संधि हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वृद्धि संधि। तो जैसा इसका नाम उसी तरह से इसका डिफिनेशन भी देखिए। आ चाहे आ या फिर आ कर पाछे मतलब बाद में यदि ए आवी, क्या चीज आएगा? ए, तो दुयो मिल के ए बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर आ और आ के बाद अगर आएगा ए तो क्या बन जाएगा? ए बन जाता है। और ओ आवी और इसी के बाद अगर किसके बाद? आ और आ के बाद अगर ओ आएगा तो औ बन जाए। मतलब यहां पर अगर आ और आ के बाद ओ आएगा तो औ बनेगा और आ के बाद ए आएगा तो ए बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वृद्धि संधि। जैसे एक और एक दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? एक एक। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल नहीं है तथा और यौ, तो क्या होगा? तथैव। तो यहां पर देखिए इसमें आ का उच्चारण आया, इसमें भी दोनों मिला दिए तो क्या हो गया? एक एक। जैसे यहाँ पर जैसे डिफिनेशन दिया है आ और ए को मिलाने से एक बनता है, उसी तरह से यहाँ भी तथा और यौ, तो क्या हो गया? तथैव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं? देखिए ई कर पाछे ई के बाद में कोनो स्वर आवी, मतलब कोई भी स्वर आएगा तो ई कर य, मतलब ई किस में चेंज हो जाएगा? य में बन जाए, उके यन संधि कहे ना। जैसे इति और आदि को अगर मिला दिया जाए तो देखिए इति में ई आया और यहाँ पर आ, तो ई और आ आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? य। जैसे इत्यादि हो गया यहाँ पे। दूसरा देखिए यदि और अपि, तो यहाँ पर य आ गया यहाँ भी और यहाँ पर आ, तो यद्यपि हो गया। ठीक है, तो यह था हम लोग का यन संधि। तो यन संधि में क्या चाहिए? ईच किस में चेंज होगा? य में। यही आप लोग को याद रखना है। दूसरा आता है जो कि स्वर संधि का लास्ट रूप है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? ए और ओ, देखिए यहाँ पर ए और ओ
कर पाछे यदि यदि केव भिन्न स्वर मतलब कोई अलग स्वर आवी तो ए कर ए, मतलब ए जो है किसमें चेंज हो जाएगा, ए में, और ओ कर औ बन जाए, मतलब यहां पर देखिए ए जो है किसमें चेंज हो जाएगा, ए में, और ओ जो है वो औ में चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अयादी संधि। जैसे एग्जाम्पल यहां पर लिए हैं ने जोड़ यन, तो क्या हो जाएगा नयन। तो यहां पर ने जो था देखिए ए जो था वो क्या बन गया, ए। यहां पर देखिए ए जो था ये क्या बन गया, ए, नयन। पो जोड़ इत्र, या फिर जैसे हिंदी में होता है पो जोड़ इत्र और नागपुरी में पो जोड़ इत्र, तो क्या हो जाएगा, पवित्र होता है नागपुरी में, लेकिन हिंदी में क्या होता है पवित्र। तो यहाँ पर पो किस में हो गया, औ में चेंज। तो ये था हम लोग का अयादी संधि। तो हम लोग देख लिए स्वर संधि के पांचों रूप कौन कौन सा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जो 2 संधि बाकी रह गया है संधि का जो काइंड्स उसके बारे में। अब स्वर संधि के 5 काइंड्स देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे संधि का जो 3 रूप था जिसमें हम लोग स्वर संधि पढ़ लिया। अब देखेंगे हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं या फिर व्यंजन संधि के कहल जाएगा। तो व्यंजन संधि के कहल जाएगा नागपुर में हम लोग देखिए क्या चीज का डिफिनेशन है, कोनो व्यंजन कर पाछे यदि कोनो स्वर चाहे व्यंजन आले जे बदलाव होवेला ओके व्यंजन संधि कहे ना। इसको हिंदी में समझाते हैं, कोनो व्यंजन कर पाछे मतलब व्यंजन का बाद में यदि या कोनो स्वर चाहे व्यंजन, अगर व्यंजन के बाद में ही अगर कोई स्वर या फिर व्यंजन आएगा और उससे आने से जो बदलाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं या फिर व्यंजन संधि कहल जाएगा। जैसे सम जोड़ मान, तो यहाँ पर देखिए माँ कैसा है, व्यंजन है। अब माँ के बाद फिर यहाँ पर देखिए व्यंजन आ रहा है, तो वहां जैसे लिखा हुआ स्वर या फिर व्यंजन आना चाहिए। तो सम जोड़ मान क्या हो गया, सम्मान। उसी तरह से देखिए दिक जोड़ क्या हो गया, अंबर, क्या हो गया, दिगंबर। तो यहाँ पर देखिए का जो है क्या चाहिए, व्यंजन है, और यहाँ पर अंबर। तो यहाँ पर स्वर होना चाहिए या फिर व्यंजन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए। दिक में देखिए क अगर सिर्फ रहता तो यहाँ आ का उच्चारण होता, लेकिन यहाँ आधा है जैसे दिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ, तो इससे सिर्फ का उच्चारण हो रहा है। तो दिक जोड़ अंबर क्या होगा, दिगंबर। सम जोड़ योग क्या हो गया, संजोग, क्या हो गया, संजोग। तो यहाँ पर माँ है व्यंजन और यहाँ पर क्या चाहिए, योग। तो यहाँ पर यह क्या चाहिए, तो यहाँ स्वर या व्यंजन कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सम और योग को मिला दी तो क्या हो गया, संयोग, संयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज में चेंज हो जाता है य, चूंकि नागपुरी है इसलिए। इस तरह का हम लोग और भी एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। तो ये क्या था हम लोग का व्यंजन संधि। अब देखेंगे हम लोग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं या फिर विसर्ग संधि के कहल जाएगा। विसर्ग कर पाछे मतलब विसर्ग के बाद, विसर्ग किसको बोलते हैं, जो 2 बिंदु रहता है, ठीक है। विसर्ग कर पाछे कोनो स्वर चाहे व्यंजन, मतलब विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या फिर व्यंजन आने से जो बदलाव होवेला या फिर जे बदलाव होवेला ओके विसर्ग संधि कहे। जैसे निह जोड़ आशा क्या हो गया, निराशा। निह जोड़ आशा, निराशा हो गया। यशः जोड़ दा क्या हो गया, यशोदा। मनः जोड़ नित क्या हो गया, मनोनित। तो ये था हम लोग का विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा संधि के बारे में। अब अगला वीडियो रहेगा जो कि नागपुरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में रहेगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसका संज्ञा के बारे में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी को आप नागपुरी के 3रे लेक्चर पे। और आज का वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे नागपुरी में संज्ञा के बारे में। चूंकि इससे पहले हम लोग वीडियो देखे थे नागपुरी में वर्णमाला और नागपुरी में संधि के बारे में हम लोग देख लिखे थे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। आज का लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग सीखेंगे नागपुरी में संज्ञा का। अगर कहा जाए तो ये नागपुरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें नागपुरी में संज्ञा के बारे में सीखेंगे। तो नागपुरी में संज्ञा का डिफिनेशन क्या है, संज्ञा का भेद कितना, सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, समझते हैं नागपुरी में संज्ञा किसे कहते हैं। नागपुरी में संज्ञा के कहल जाएगा जोन शब्द से कोनो व्यक्ति, जिनिस, ठाव या भाव कर बोध होवेला ओके संज्ञा कहेना। फिर से एक बार इसको हिंदी में समझाते, जोन शब्द से कोनो व्यक्ति, जिनिस, ठाव या भाव कर बोध होवेला ओके संज्ञा कहेना। पूरा हिंदी के जैसा ही है, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। तो उसी के जैसा नागपुरी में भी है। जैसे यहाँ पर किसी का नाम में मंगरी ले लिए हैं, मंगरा, बुधना, कुछ भी हो सकता है। जैसे भारत देश का नाम है, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण का जगह हम यहाँ पर दक्षिण लिखाता है, घर, लोहरदगा आदि, ये सब क्या चाहिए, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर उसका
क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है संज्ञा कर कैठो भेद आहे, या फिर संज्ञा कर कैठो भेद होवेल। तो संज्ञा का टोटल कितना भेद होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा कर 5 रूप या फिर 5 भेद होवेल, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो टोटल 5 है, जिसमें हम लोग इसमें फर्स्ट और सेकेंड को देख लेंगे। तो पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जोन संज्ञा से कोनो खास व्यक्ति, जिनिस, ठाव कर बोध होवेला ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे ना। यहाँ पर कुछ वर्ड जैसे जिनिस बोलते हैं हम लोग वस्तु को। जोन संज्ञा से कोनो खास व्यक्ति मतलब किसी खास व्यक्ति का, जिनिस मतलब क्या हो गया, कोई वस्तु का, या फिर ठाव मतलब स्थान का बात हो रहा है, कर बोध होवेला ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे ना। जैसे मंगरा, सबका नाम मंगरा नहीं हो सकता, किसी खास का नाम होगा। हिमालय पहाड़, तो सब पहाड़ का नाम हिमालय नहीं हो सकता है। जैसे गंगा नदी का नाम है। कुरान, गीता, रामायण, ये सब धार्मिक किताब, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। दूसरा आता है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो नागपुर में जातिवाचक संज्ञा के कहल जाएला, इकर में कोनो एगो विशेष जाति कर हमरे चर्चा करेला। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी विशेष जाति का या फिर जाति का चर्चा करते हैं। जैसे छगरी, इसमें छगरी में जैसे काला है कि कबरी है, चितकबरी है, किस तरह से है उसके बारे में छोड़ा। तो इसमें नाटा भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो सकता है, मतलब वो एक जात का पता चल रहा है। जैसे जनी, इसमें जनी गोरी भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, उसके बारे में। जैसे तियन बोलते हैं हम लोग सब्जी को, किसको बोलते हैं, सब्जी को। तो सब्जी में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आलू, गोभी, कुछ भी, बैगन, कुछ भी हो सकता है, उसी के बारे में यहाँ पर। तो ये किसका था, जातिवाचक संज्ञा का। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का डिफिनेशन के बारे में। तो नागपुरी में समूहवाचक संज्ञा के कहल जाए या फिर किसे कहते हैं, देखिए जोन शब्द से एगो भीड़ कर, चाहे समूह कर, चाहे जुटाव कर बोध करायला उके समूहवाचक संज्ञा कहे ना। देखिए जोन शब्द से एगो भीड़, किसका, भीड़ कर, चाहे समूह कर या फिर जुटाव कर बोध करायला उके समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी भीड़ का पता चलता है, जैसे हिंदी में है उसी के तरह नागपुरी में भी है। जैसे पंचायत सिंगल तो नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे आदमी लोग रहते हैं। बाजार हाट बोलते हैं हम लोग किसको, बाजार को। जतरा हो गया, जैसे मेला हो गया, शादी ब्याह, सब में क्या चाहिए, भीड़ का, झुंड का पता चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जैसे मान लीजिए दे दिए पंचायत, यहाँ पूछ देगा यह किस प्रकार का संज्ञा है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। दूसरा है हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के कहल जाए, जोन संज्ञा शब्द से नापेक और तौलेक कर बोध होवेला उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहे ना। जैसे घी, सोना, चांदी, तेल, चाउर, मड़ुआ आदि। देखिए जोन शब्द से नापेक या फिर तौलेक कर बोध होवेला, मतलब नापने का या फिर तौलने का बोध कराता, उसे ही हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे घी, सोना, चांदी, तेल, चाउर, मड़ुआ, चाउर बोलते हैं चावल को, मड़ुआ आदि, ये सब क्या चीज, इसको हम लोग तौलते हैं या फिर नापते हैं। ये सब किस में आता है, हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा में। लास्ट है संज्ञा का भेद में हम लोग का भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसा आप लोग को देखते ही पता चल रहा होगा, भाव के बारे में पता चलेगा इसमें। जोन शब्द से कोनो भाव उत्पन्न होवेला, चाहे परिस्थिति के बताएला, मतलब भाव का परिस्थिति को बतलाता है, उके भाववाचक संज्ञा कहे ना। जैसे लंबा आदमी है, मतलब लंबा आदमी है, मतलब लम्ढोंगा यहाँ पर क्या चाहिए, उसका भाव है। जैसे खिसाया वाला आदमी है, तो इसको क्या बोलेंगे, खिसा। जैसे किसी को हम लोग बोलेंगे यह कितना अच्छा मार करते हैं, यहाँ पर अच्छा क्या, जस्ट लाइक हिंदी के जैसा भी ये क्या होता है, हम लोग का भाववाचक संज्ञा होता है। तो लगभग संज्ञा भी हिंदी के जैसा ही लगभग उसका पूरा मिलता जुलता है, सिर्फ यहाँ पर लिखने का सिर्फ क्या चाहिए, शैली अलग है थोड़ा सा। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखें संज्ञा के बारे में, संज्ञा का प्रकार कितना होता है, सभी प्रकार का डिफिनेशन भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग सीखेंगे नागपुरी में सर्वनाम के बारे में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू। स्वागत करता हूँ आप सभी को नागपुरी के चौथे क्लास से। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नागपुरी में संज्ञा के बारे में, और आज का वीडियो जो रहेगा जिसमें हम लोग सीखेंगे नागपुरी में सर्वनाम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते सीखते हैं नागपुरी में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का कितना भेद होता है, और सभी का डिफिनेशन के बारे में। देखिए नागपुरी में सर्वनाम के कहल जाएला,
देखिए सर्वनाम को नागपुरी में दो तरह से लिख सकते हैं, सर्वनाम या फिर सर्वनाम रेफ दे करके, इस तरह से लिखा हुआ मिलता है नागपुरी में, और हिंदी में लिखा आता है सर्वनाम। इसमें डिफरेंट है सर्वनाम, लेकिन डिफिनेशन लगभग हिंदी के जैसा ही सेम टू सेम है। जैसे देखिए यहाँ पर पढ़िए, ये पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा। जे शब्द कर प्रयोग संज्ञा कर ठाव में करल जाएला उके सर्वनाम कहे ना, मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहते हैं, ये हिंदी में है। उसी तरह से जे शब्द कर प्रयोग संज्ञा कर ठाव में, मतलब संज्ञा के स्थान में किया जाता है या फिर करल जाए लोग के सर्वनाम कहने। जैसे मैं को हम लोग क्या बोलते हैं नागपुरी में, मोय, तुमको तोय, आपन अपन, ई उ केव कोनो, जे से, का कौन, अपने अपने आदि, इस तरह का हम लोग यूज करते हैं किसमें, संज्ञा के प्लेस पे, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। अब हम लोग का क्वेश्चन बनता है इसमें छाटने के लिए देता है, जैसे मोय दे दिए, ये किसका रूप है, पुरुष का, नीच का, इस तरह से, अपन अपने, इस तरह से क्वेश्चन रहे कि ये किसका रूप है, सर्वनाम का कौन सा रूप का है। तो वहां पर एग्जाम्पल्स आप लोग को समझ में आएगा किससे, इसका, जैसे यहां दे दिया मोय, तो मोय किसका में आता है, पुरुष में, नीच में, निश्चित में, इसमें। तो ये सब आप लोग को जब इसका डिफिनेशन पूरा क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट इसका टॉपिक है सर्वनाम का भेद कितना है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है नागपुरी में सर्वनाम का भेद कितना है, या फिर नागपुर में सर्वनाम का कितना रूप आहे या फिर कितना भेद आहे। तो इसका देखिए टोटल 7 होता है हिंदी के जैसा। पहला है हम लोग का पुरुष या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम, कहीं कहीं क्या होता है पुरुष नागपुरी में, जैसे पुरुष ऐसे लिखाता है हिंदी में, तो ये स जो होता है कभी कभी ख में चेंज हो जाता है, कभी कभी ये स में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या चीज आता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चितवाचक सर्वनाम, फिर चौथा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग निश्चय अनिश्चय बोलते हैं, उसी का है निश्चित और अनिश्चित, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर सवालवाचक सर्वनाम, और 7वां नंबर में क्या है आदर्शसूचक सर्वनाम। तो टोटल हम लोग का कितना हो गया 7 होता है इसका रूप या फिर भेद, किसमें नागपुरी में, किसका सर्वनाम का। तो यहाँ भी हम लोग देखें सर्वनाम का डिफिनेशन और सर्वनाम का कितना भेद होता है। अब हम लोग एक एक भेद का परिभाषा को देखेंगे और सभी का एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे सर्वनाम का काइंड्स के बारे में, मतलब उसका भेद के बारे में। तो उसका पहला रूप है, पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कहल जाएगा जोन शब्द सर्वनाम से जनाना चाहे मर्दाना कर, जनाना चाहे मर्दाना कर, नाव कर ठाव में जोन शब्द कर प्रयोग हुएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहे। मतलब जोन शब्द सर्वनाम से जनाना मतलब औरत या फिर मर्दाना जेंट्स का नाम के स्थान पर मतलब ठाव पर जोन शब्द कर प्रयोग है, मतलब उसका प्रयोग होता है, उसे ही क्या कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको और अदर वर्ड में समझ सकते हैं, जैसे चाहे जोन सर्वनाम शब्द से बोलवैया सुनवैया चाहे जेकर चलते कहल जाए है उस शब्द कर प्रयोग के पुरुषवाचक सर्वनाम कहे ना। मतलब जोन सर्वनाम शब्द से बोलवैया मतलब बोलने वाला, सुनने वाला, या फिर जिसके चलते बोला गया हो उससे उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर से उसको 3 रूप में बांटा जाता है, किसमें नागपुरी में, या फिर जैसे आप लोग इंग्लिश में ही पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी के बारे में यहाँ पर है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये है हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम का। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल रूप से कितना रूप आहे, तो इसका कितना रूप है 3, ठीक है। अब हम लोग इसका समझते हैं एक एक करके, एक एक का अच्छा से। उत्तम पुरुष बोलवैया चाहे जे बोलेला उसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मोय, हम, हमरे, इस तरह से है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक वचन में मोय जाबू, या फिर बहुवचन में हमरे जाब आदि, इस तरह का हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा हम लोग का मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष बोलिए या फिर मध्यम पुरुष क्या चाहिए सुनवैया या फिर जे सुनेला, जो सुनता है या फिर जिस सुनवैया या फिर जे सुनेला, मतलब उसी को कहा जाता है क्या चीज मध्यम पुरुष, मतलब जो सुनता है उसको, ठीक है। जैसे तोय, तोर, तोहरे, इसका एग्जाम्पल एक वचन में क्या है तोय जाबे या फिर तोहरे मन जाब आदि, इस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हम लोग, ये तीसरा हम लोग का इसका रूप है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष बोलिए या फिर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं जेकर ले कहल जाएला। जैसे
अन्य पुरुष में क्या चीज जेकर ले कहल जाए, मतलब जिसके, एक तो पहला क्या हो गया जिसमें बोलता है बोलवैया, दूसरा सुनने वाला या फिर सुनवैया, तीसरा क्या चीज जिसके वजह से बोला जाता है, जैसे हिंदी में उसी तरह से नागपुरी में भी है, जैसे ई ऊ ईमन। यहाँ पर ई में क्या चीज है, दीर्घी वाला है, इसमें भी दुर्घ वाला है, इसमें हर्षी हर्षुकार वाला नहीं होता है, ठीक है, जैसे ईमन, जैसे ई नी जाए एक वचन में, ईमन नी जावे यहाँ पर बहुवचन में। तो ये था हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम का ही 3 रूप। अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम का दूसरा रूप जिसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे निज से ही पता चल रहा होगा निजता के बारे में, जैसे जोन सर्वनाम शब्द से अपन कर बोध होवेला या करवाएला उके निज सर्वनाम का, जिससे अपने का या फिर मतलब अपना निजता का, प्राइवेसी का, मतलब प्राइवेट का पता चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम हैं, अपने हैं, निज है, मतलब जैसे हम बोले खाना कौन बनाए, जैसे हम है बनाओ या फिर निजे बना, इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं अपने हैं या फिर हम है निजे, इस तरह का वर्ड इसमें यूज होता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के हम लोग 3 रूप को यहाँ देख लिए। हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सर्वनाम का तीसरा और चौथा रूप के बारे में। तो इसका तीसरा रूप है निश्चितवाचक सर्वनाम और चौथा रूप है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसा इन लोग का नाम है उसी से आप लोगों को पता चल रहा हो कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। निश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर निश्चितवाचक सर्वनाम के कहल जाए नागपुरी में, जोन शब्द सर्वनाम से कोनो निश्चितता कर पता चले या दिखाई देवे चाहे वो चीज है उके निश्चितवाचक सर्वनाम कहने। अब ये जस्ट लाइक हिंदी के ऐसा होता है, कैसे देखिए, जोन शब्द सर्वनाम से कोनो निश्चितता मतलब कोई चीज निश्चित है उसका पता चले या दिखाई देवे मतलब दिखाई दे चाहे वो चीज है मतलब या फिर वो है, उके निश्चितवाचक सर्वनाम कहे, मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिए हैं एदे, ओदे, एहे, ओने आदि, ये सब का एग्जाम्पल। जैसे ओदे मंगरी नाचत है, मतलब यहाँ पर क्या चाहिए नाचत है, तो यहाँ पर ओदे, तो यहाँ पर क्या चाहिए डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर निश्चित है कि कौन है, यहाँ पर ओहे छोड़ी आंबा चुराए रहे, मतलब यहाँ पर ओहे क्या चाहिए निश्चित है कि वही थी जो चुराई थी आम को, और ओदे मतलब वहाँ पर बतला रहे कि मंगरी जो है क्या करे नाच रही, तो यहाँ पर क्या चीज सिलेक्टेड पता चल जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ है वहाँ पे। ऐसे ओहे छोड़ी आंबा चुराए रहे या फिर ओहे छोड़ा आंबा चुराए रहे या फिर ओहे यहाँ से भाग ले, तो यहाँ पर क्या चाहिए ओहे या फिर एदे, ओहे, एहे, सब का सब क्या चाहिए निश्चितता का पता चल रहा है उससे। तो ये है हम लोग का निश्चितवाचक सर्वनाम। दूसरा है हम लोग का सर्वनाम का रूप अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो इसी का जस्ट अपोजिट बोलिए या फिर इसी का जस्ट विलोम की तरह है। जैसे जोन सर्वनाम से कोनो निश्चितता कर पता नहीं चले मतलब नहीं चले, या जोन शब्द से पता चले कि ऊ नखे मतलब नहीं है, उकर पता चले लखे नहीं बुझाए मतलब उसका पता चलने जैसा भी नहीं लग रहा है, उके अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहे। जैसे केव, कोनो, कखनो, केखो आदि। जैसे हम लोग बोलते हैं वहां पर कोई होगा, तो वहां पर कोई हो गया, तो कोई ये सब क्या चाहिए अनिश्चितवाचक में आता है। जैसे हिंदी में उसी तरह से नागपुरी में जैसे केव, कोनो, कखनो, केखो आदि। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं चोर कर गुण केव नहीं जाने ना, तो यहाँ पर केव क्या हो गया हम लोग का अनिश्चितवाचक सर्वनाम। दूसरा है कोनो नी कहे पारब ई छोड़ा के या छोड़ी। जैसे घर में कैसे माँ लोग कैसे बोलती हैं, बदमाशी करता है बच्चे लोग, तो कोनो नी कहे पा रहा थी मतलब कुछ नहीं बोलने सक रहे, जैसे बोलता है कुछ या फिर कोनो, तो यहाँ पर क्या होगा कोनो अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो हम लोग देखें इसमें निश्चितवाचक सर्वनाम अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में सर्वनाम का 5वां, 6ठा और 7वां रूप के बारे में देखेंगे। तो इसका 5वां रूप है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर संबंधवाचक सर्वनाम के कहल जाएगा, जोन सर्वनाम शब्द से एक दूसर के संबंध कर जोड़े कर बात पता चले उके संबंधवाचक सर्वनाम कहे। जैसे जे, ते, से आदि। फिर से पढ़ते हैं, जोन सर्वनाम शब्द से एक दूसर के संबंध कर जोड़े कर बात कर पता चले उके संबंधवाचक सर्वनाम कहे। मतलब एक दूसरे के बीच में क्या होता है आबंध बनाता मतलब संबंध बनाता, उसी को हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जे, ते, से आदि इस तरह का हो सकता है। जैसे जेकर चुवी से है छारी, मतलब जेकर चुवी से, देखो यहाँ पर देखिए जे से यहाँ पर मिल रहा है, जे जाई से पाई, जे जाई से पाई, तो यहाँ जे और से मिल रहा है, जे पढ़ी से पास करी आदि। इस तरह का हम लोग का क्या चीज होता है संबंधवाचक सर्वनाम में लिंक बनता है। ठीक है, दूसरा आता है हम लोग का नागपुरी का 6ठा सर्वनाम का रूप जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ये क्या चीज है, तो प्रश्न से ही पता चल रहा होगा इसका डिफिनेशन। जोन सर्वनाम शब्द से सवाल करे कर, किसका सवाल करे ले प्रयोग करल जाएला या सवाल कर बोध होवेला के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे का, के, कौन, कखन, कैसे आदि, इस तरह का इसमें अधिकतर देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर का होलक, तो यहाँ पर का यूज हो गया। कखन जा, मतलब यहाँ पर कखन का हो गया। के खालक, के जाए, कहिया, इस तरह का यूज होगा किसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। नागपुरी में सर्वनाम का सबसे लास्ट और सबसे इज्जत वाला बोला जाता है, जैसे आदर सूचक सर्वनाम। आदर से ही पता चल रहा है कि इसका डिफिनेशन किस तरह से होगा। जोन सर्वनाम शब्द से इज्जत, किसका, इज्जत का, आदर का, मतलब किसी का इज्जत प्रतिष्ठा का बात हो रहा है, ठीक है। जोन सर्वनाम शब्द से इज्जत आदर करे कर बोध होवेला उके आदर सूचक सर्वनाम कहल जाएगा, मतलब जिससे किसी का रेस्पेक्ट करने का नजर आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं आदर सूचक सर्वनाम। जैसे नागपुरी में हम लोग अपने, अपने आदि इस तरह का यूज करते हैं। जैसे साधारणतः नागपुरी में ही देखिए यहाँ पर रावरे जाब, ये नॉर्मली बोलचाल में बोलता है, रावरे मन जाबे या फिर रावरे जाब या फिर रावरे मन जाब, इस तरह से देखिए रावरे जाब, ये साधारण हो गया नागपुरी में। लेकिन इसी को अगर आदर सूचक में बोलना पड़े, रेस्पेक्ट करने जैसा, तो उसको कैसे बोलेंगे नागपुरी में, आपने जाबे। रावरे मन जाब को क्या बोलेंगे, आपने मन जाबे। इस तरह से हम लोग वर्ड हम लोग इसका आदर सूचक में ले सकते हैं। तो आज के वीडियो पे हम लोग सीखे नागपुरी में सर्वनाम के बारे में, नागपुरी में सर्वनाम का कितना भेद होता है, सारे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे नागपुरी में विशेषण के बारे में, विशेषता के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, लेते हैं आपसे विदा। स्वागत करता हूं आप सभी को नागपुरी के 5वें क्लास के लेक्चर में। इससे पहले हम लोगों ने नागपुरी में वर्णमाला, संधि, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में देख लिया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग पहले उसे जाकर देख ले, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं नागपुरी में विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण में कितना तरह का रूप है और सभी के डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में इससे किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर किस तरह के प्रश्न बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं या फिर विशेषण के कहल जाए, जोन शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके विशेषण कहेना। जैसे ई फूल सुंदर आहे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ सुंदर जो है क्या है, विशेषण है, वही साफ साफ वर्ड में लिखा हुआ, मतलब संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला के ही का है ना, विशेषण। जहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर देखें नागपुरी व्याकरण में वचन और कारक कर चलते हैं, किसके किसके वजह से, वचन और कारक के वजह से, मतलब चलते हैं। विशेषण में कोनो तरीका बदलाव नहीं होवेला, मतलब विशेषण में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वचन और कारक के कारण। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा है हम लोग का यहाँ पर नागपुरी में विशेषण का कितना रूप है या फिर कितना रूप आहे, तो इसका 4 मूल रूप से या फिर मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, दूसरा को बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, तीसरा को बोलते हैं परिणामवाचक, और चौथा आता है हम लोग का सार्वनामिक विशेषण। तो टोटल इसमें नागपुरी में 4 प्रकार का हिंदी के जैसा ही इसका विशेषण है, ठीक है। जिसमें पहला विशेषण हम लोग का गुणवाचक विशेषण है, उसका परिभाषा है गुण चाहे दोष कर, गुण चाहे दोष कर पता चलेला ओके गुणवाचक विशेषण कहना। जिससे गुण का या फिर दोष का, मतलब अच्छाई और बुराई दोनों का पता चलता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे रंग, आकार, ठाव, बेरा, चाल चलन, इस सब का रूप में आ सकता है। जैसे इसका उदाहरण लिए हैं हम, जोरगर, ठीक है, मजबूत, बोझगर, खोराहा रंग में आ गया, लोभी, पापी, करिया, ये भी रंग में आ गया, पातर, मोट, ये सब किस में आ गया, आकार में। तो ये सब हम लोग का सब किसका एग्जाम्पल है, गुणवाचक विशेषण का। तो हम लोग इस पे देखें विशेषण का परिभाषा, साथ में इसका एक देखें कि इसका फैक्ट क्या है कि एक वचन और कारक की वजह से चेंज नहीं होता है, और साथ में इसका रूप देख लिए, और इसका पहला रूप हम लोग देख लिए गुणवाचक विशेषण। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे विशेषण का 3 रूप जो बाकी रह गया, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में समझेंगे। सबसे ये सेकंड नंबर में है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं या फिर संख्यावाचक विशेषण के कहल जाएगा। तो जोन शब्द से संज्ञा कर बोध, जोन शब्द से संख्या, किसका, संख्या कर बोध, जोन शब्द से संख्या कर बोध होवेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहेना। जैसे 4, 2, 5, कोरी, कट्ठा आदि। देखिए फिर से पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण जोन शब्द से संख्या कर बोध होवेला उके संख्यावाचक विशेषण कहेना, मतलब जिससे संख्या का पता चलता है उसे ही हम लोग कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे
चार को बोलते हैं, दो को बोलते हैं, 5 तो पता होगा। कोरी बोला जाता है जैसे किसी को देना जाता है, तो पहले बूढ़ा बुढ़िया लोग भी बोलते हैं इसको कोरी, मतलब एक कोरी में होता है, जैसे बोले एक कोरी कचा दे, मतलब एक कोरी पैसा देते, कोरी में क्या हो जाएगा 20 को बोला जाता है। एक कोरी किससे कहते हैं 20 को। फिर कट्ठा हो गया, जमीन में जो नापी में किया जाता है, तो आदि, ये सब किस में आएगा हम लोग का संख्यावाचक विशेषण में। दूसरा है हम लोग का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जोन शब्द से नापा जोखी, मतलब नापा या फिर जोड़ा जाता है, करबोध होवेला ओके परिमाणवाचक विशेषण कहे ना, उसके क्या होते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहे ना, जिससे देखें जोन शब्द से नापा जोखी करबोध होवेला ओके परिमाणवाचक विशेषण कहे ना, जैसे किलो, दर्जन, मीटर आदि, सबका अलग अलग क्वांटिटी होता है, सबका अलग अलग हिसाब से तौलते हैं। जैसे अगर कोई मिल्क बोल दिया दूध को, तो हम लोग मीटर में नहीं तौल सकते, इसलिए सबका अलग अलग यूनिट रहता है। जैसे किलो हो गया, दर्जन हो गया, मीटर हो गया। जैसे दर्जन में किसको ले सकते हैं, जैसे केला हो गया, केला को कोई तौल के नहीं बेचता है, या फिर अंडा हो गया, सबको दर्जन में लेते हैं। मीटर, मुट्ठा, जैसे साग हो गया, फिर बोदी हो गई, सबको हम लोग क्या करते हैं 1 मुट्ठा 2 मुट्ठा ऐसे करके लेते हैं। सब किस में आएगा परिमाणवाचक विशेषण में। तो जोन शब्द से नापा जोखी करबोध हुए लोग के परिमाणवाचक विशेषण कहें। लास्ट है जो कि ये विशेषण का सबसे लास्ट है प्रकार सार्वनामिक विशेषण। तो जैसे इसका नाम हो उसी के हिसाब से इसका डिफिनेशन भी है। जोन सर्वनाम कर प्रयोग, मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण लखे, मतलब विशेषण के जैसा होता है, उके विशेषण कहें। उसी को क्या कहते हैं हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे करियठा, झगराहा आदि। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिए हैं करियठा छोड़ा करने के लगते हैं, यहाँ पर करियठा हो गया, दूसरा झगराहा मन आवे लायक है। तो इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल इस पे ले सकते हैं। तो आज के वीडियो पे हम लोगों ने सीखा नागपुरी में विशेषण के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। स्वागत करता हूँ आप सभी को नागपुरी के 6ठे लेक्चर वीडियो पे, जिसपे हम लोग सीखेंगे नागपुरी में क्रिया के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 5 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग सीखे हैं वर्णमाला, संधि, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते सीखते हैं नागपुरी में क्रिया किसे कहते हैं। अगर देखा जाए तो नागपुरी में सबसे छोटा टॉपिक में यही आता है क्रिया, और इससे लगभग 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। 3 से 4 प्रश्न हमेशा प्रीवियस ईयर पे देखे गए हैं इससे। तो नागपुरी में क्रिया का डिफिनेशन देखेंगे, उसका काइंड्स देखेंगे, किस तरह का मतलब उसका कितना भेद है और उस भेद से किस तरह का प्रश्न बनता है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए नागपुरी में क्रिया के कहे ना, या फिर नागपुरी में क्रिया किसे कहा जाता है। देखिए जोन शब्द से कोनो काज करे या होवे करबोध होवेला उके क्रिया कहे ना, मतलब जोन शब्द से कोनो काज, काज किसको बोलते हैं काम को, करे या होवे कर बोध होवेला, मतलब करने या होने का बोध होता है, उसे ही क्या कहते हैं या फिर उके क्रिया कहने। जैसे पढ़ेला, सुतेला, कूदेला, कांदेला, चलेला आदि। अब इसमें देखिए जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो जिससे किसी कार्य का करने या फिर होने का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या है कि सब में लास्ट में ना आता है, जैसे खाना, रोना, पहनना, दौड़ना, खेलना, इस तरफ सब में ना आता है। लेकिन नागपुरी में क्या है सब में ला आएगा। हिंदी में ना आता है क्रिया में लास्ट में, और नागपुरी में क्या आता है ला। यही इस दोनों में फर्क है पहचानने के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से वर्ड जैसे मान लीजिए चलेला लिख दिया और वहां दे देगा यह किसका शब्द है, क्रिया का, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का। तो आप लोग को ऑप्शन देख करके समझ जाना चाहिए कि किसका है, क्रिया का है, तुरंत समझ में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर पे देखा भी गया और इससे पूछा भी जाता है इस तरह से। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नागपुरी में क्रिया का मूल रूप से कितना प्रकार होता है या फिर कितना ये रूप होता है। इसका टोटल 2 ही रूप होता है। पहला सकर्मक, या तो सकर्मक ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, और एक है अकर्मक। तो ये इसका मेनली 2 ही रूप है, एक को बोलते हैं सकर्मक, दूसरा को अकर्मक। अब यहाँ क्वेश्चन है सकर्मक से किस तरह से क्वेश्चन बनता है, पहले उसका डिफिनेशन देखेंगे, फिर उसका प्रश्न किस तरह से बनता है उसके बारे में। तो सकर्मक क्रिया के कहें या फिर सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है। देखिए जोन वाक्य में का लगा के सवाल पूछ ले, उकर जवाब सही सही मिलेगा। क्या चीज सही सही, मतलब जोन वाक्य में का लगा के, जैसे हिंदी में क्या करते थे जिस वाक्य में सेंटेंस में क्या लगाकर, तो उसी तरह से यहाँ पर का लगा के सवाल पूछ ले उकर जवाब सही सही मिलेगा। मतलब जिसमें हम लोग का लगाएंगे तो क्या होगा, उससे सही सही हम लोग को उसका जवाब मिलेगा। जैसे क्वेश्चन अभी एग्जांपल देखेंगे,
ओके सकर्मक क्रिया कहें, मतलब का लगा करके क्वेश्चन पूछने से उसका सही सही अगर जवाब मिल गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल के लिए मैं मार्कर से लिखे लायक हूँ, तो हम लोग जैसे यहाँ क्वेश्चन इससे पूछेंगे मैं मार्कर से लिखे लायक, मैं का से लिखे लायक, अगर इसको हटा करके का लगा करके देखे तो यहाँ क्या होगा, मैं का से लिखे लायक हूँ, तो यहाँ क्या चाहिए ऑप्शन आंसर आएगा मार्कर से। जैसे यहाँ पर मैं मार्कर से लिखे लायक आंसर हो गया, तो यहाँ पर का लगाने से इसका सही सही जवाब भी मिल रहा है। जैसे मंगरी आंबा खात मंगरी आंबा लाने कहेला, तो यहाँ पर मंगरी का लाने कहेला, तो यहाँ पर का अगर लगाए तो इसका सही सही आंसर मिले कि मंगरी आंबा लाने कहेला। अगर यहाँ पर आंबा नहीं रहता जैसे मंगरी लाने कहेला, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं मिलता। जैसे मैं लिखे लाए, तो का से यहाँ कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनाने से उसका सही सही जवाब भी मिल रहा है, इसलिए किसमें आएगा हम लोग का, सकर्मक क्रिया में। अब देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है क्या चीज, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं या फिर अकर्मक क्रिया के कहे हैं ना। देखिए जोन वाक्य में का लगा के सवाल पूछ ले जवाब सही सही मिले वो सकर्मक है। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, जोन वाक्य में का लगा के सवाल पूछ ले उसका जवाब नहीं मिले, यहाँ देखिए सही सही मिलता है, यहाँ मिलता ही नहीं है, ठीक है, उससे अकर्मक क्रिया कहते हैं या फिर अकर्मक क्रिया कहें। जैसे मैं पढ़ात हूँ, जैसे हम सिंपली अगर क्वेश्चन जैसे पूछे मैं कहाँ हूँ, तो यहाँ कुछ तो आंसर ही नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ मैं पढ़ाता, जैसे यहाँ बोलते हैं मैं नागपुरी पढ़ाता, तो यहाँ पर आंसर मिल सकता था कि मैं का पढ़ाता हूँ, तो नागपुरी पढ़ाता, यहाँ आंसर मिलता। मंगरी लाने कहेला, मंगरी लाने, अगर यहाँ पर बोले मंगरी का कहेला तो यहाँ पर कुछ नहीं पता चलता ना, तो यहाँ पर आंसर नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी आंसर नहीं मिलता इसमें, इसलिए हम लोग इसको अकर्मक मिलेंगे। अगर यहाँ पर नागपुर या कोई सब्जेक्ट डाला हुआ रहता तो उसको हम लोग समझ जाते कि ये सकर्मक क्रिया का, क्योंकि वहाँ आंसर उसका मिलता है, इसमें भी मिलता लेकिन इसमें नहीं मिल रहा, इसलिए किस में लेंगे हम लोग इसको, अकर्मक में। तो सकर्मक क्या है, जिसमें अगर हम लोग का लगाकर क्वेश्चन पूछे तो उसका सही सही जवाब मिल गया तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का, सकर्मक क्रिया। और अगर का लगाकर क्वेश्चन पूछने से उसका अगर जवाब ही नहीं मिल रहा, सही से जवाब ही नहीं मिल रहा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अकर्मक। लेकिन एक चीज याद रखना, उसमें सिर्फ का लगाना है, करने कहाँ ये सब नहीं लगेगा, ठीक है, तो का लगाने से। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा नागपुरी में क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया से किस तरह का मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा हम लोग देखें सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का डिफिनेशन और साथ में उससे किस तरह से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग सीखेंगे नागपुरी में क्रिया विशेषण के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। स्वागत करता हूँ सभी को नागपुरी के 7वें क्लास के लेक्चर पे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था नागपुरी में क्रिया के बारे में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे नागपुरी में क्रिया विशेषण के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं नागपुरी में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण कितना रूप होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो नागपुरी में क्रिया विशेषण के कहल जाए, इसका डिफिनेशन देखिए। ऐसा शब्द जे क्रिया कर, किसका, क्रिया कर विशेषता बताए उके क्रिया विशेषण कहे ना, मतलब जिससे क्रिया का विशेषता का पता चलता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण, वो भी किस में, नागपुरी में। अब इसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रावरे रुक रुक के चलो, मतलब रावरे रुक रुक के मतलब धीरे धीरे, मतलब रुक रुक कर चलिए। तो हिया आओ, छवा हेठे गिरलक। अब इस सब में वाक्य में कौन कौन सा है हम लोग का क्रिया विशेषण उसके बारे में। तो यहाँ देखिए रुक रुक के है, हिया है, गिरलक या फिर हेठे गिरलक, ये क्या चाहिए देखिए, हिया रुक रुक के, हिया मतलब यहाँ, रुक रुक के, हिया, गिरलक, ईमन सब क्या चाहिए, क्रिया विशेषण है, क्या मतलब क्रिया विशेषण है। अब यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि क्रिया विशेषण कर कैठ रूप आहे या फिर क्रिया विशेषण कर कितना भेद होवेल। तो क्रिया विशेषण का भेद अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर कितना है, क्रिया विशेषण कर मूल रूप से 4 ठो भेद है। कौन कौन है, ठाववाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे क्रिया विशेषण का जितना रूप है उसके बारे में। तो क्रिया विशेषण का मूल रूप से कितना हम लोग देखे तो पिछले स्लाइड में 4 प्रकार, जिसमें फर्स्ट था ठाववाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला है हम लोग का ठाववाचक क्रिया विशेषण। ठाववाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो ठाव मतलब होता है स्थान या फिर प्लेस, ठीक है। तो इसका ये डिफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद क्लियर होगा। देखिए हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, हिने, हुने, कने, जने, तने, हेठे, बाहरे, भीतरे, आगू, पाछू, भीरे, दूर, सौठिन आदि शब्द ठाववाचक क्रिया विशेषण, मतलब ये सब वर्ड जो है यही सब क्या चाहिए हम लोग का, ठाववाचक क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो कने जाए खोजिसला, तो यहाँ पर कने जो है वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण, मतलब ये ठाववाचक क्रिया विशेषण। जैसे सौठिन
बर्फ गिरलक। जैसे ठंडा के दिन में क्या होता है, सब तरफ बर्फ गिरता है, तो हम लोग क्या होता है, सौगठिन बर्फ गिरलक। तो यहाँ पर सौगठिन क्या हो गया हम लोग का, क्रिया, ये ठाववाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का दूसरा रूप हम लोग का कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, देखिए आज, काल, परसों, कखन, एखन, जखन, तखन, कखनो, पल भर। जैसे पल भर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, लेकिन पल भर लिखाता है, घड़ी घड़ी, रोज दिना, फिर, पहले, आगू, पाछू, बीतल आदि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये सारे के सारे क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तो काइल चलबे, काइल यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं एखन नी पारी, मतलब मैं अखन नी पारी। जैसे ये पूछे काइल चलबे तो क्या बोल, मैं अखन नी पारी। बीतल बात के याद ना करो, मतलब बीतल बीतल मतलब होता है बीता हुआ, ठीक है, बीता हुआ बात को याद ना करें। ये क्या चीज होगी हम लोग का, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो हम लोग देख लिए ठाववाचक, कालवाचक क्रिया। अब तीसरा नंबर में हम लोग का रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कहल जाए, देखिए अचके, धीरे धीरे, रसे रसे, बेस, जरूर, साइत, झूठ, जोर से आदि। ये सारे शब्द क्या है, मतलब ये वर्ड क्या है हम लोग का, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे शायद ओहे ठीना होवे, मतलब कुछ जैसे सामान, तो हम लोग क्या बोलते हैं, शायद। शायद बोलते, वही शायद को ही हम लोग बोलते हैं नागपुरी में शायद, ठीक है। अचके इच हवा गिर गया, लगता है यहाँ पर अचके जो है मतलब एकाएक गिर गया, तो एकाएक को हम लोग नागपुरी में अचके बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा हम लोग का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब पता चल रहा है जिससे परिमाण का, जैसे कटिक, जैसे चाय पीते, कटिक कुन चाय पिया। ढेर, कोनो, बगरा, इतना, उतना, बेसी, ज्यादा आदि सब क्या चाहिए हम लोग का, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कोनो कीन दे आयो, जैसे हम लोग घर में या फिर बाहर भी निकलते काम अपना माँ से क्या बोलते, कोनो कीन दे, तो यहाँ बच्चा लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर कोनो क्या हो गया हम लोग का, परिणामवाचक, ठीक है। तो हम लोग देखे ठामवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा क्रिया विशेषण के बारे में। स्वागत करता हूँ आप सभी का नागपुरी के 8वें लेक्चर पे, जिस पे हम लोग सीखेंगे आज नागपुरी में लिंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था नागपुरी में क्रिया विशेषण के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं नागपुरी में लिंग किसे कहते हैं, लिंग का कितना भेद होता है और इससे किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए नागपुरी में लिंग के कहल जाए या फिर लिंग किसे कहते हैं, जोन संज्ञा शब्द से ई पता चले कि आदमी चाहे वस्तु, जिनिस, मर्दाना चाहे जनाना कर बोध कराए उके लिंग कहें। फिर से पढ़ते देखिए, जोन संज्ञा शब्द से, किससे, जोन संज्ञा शब्द से ई पता चले कि आदमी चाहे वस्तु, जिनिस, मर्दाना चाहे जनाना कर बोध कराए उके लिंग कहें। मतलब जिससे आदमी का, वस्तु का, किसी चीज का पता चलता है उसे हम लोग बोलते हैं लिंग। जैसे छोड़ा, छोड़ी, बूढ़ा, बूढ़ी, जनी, मर्द आदि कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है लिंग से, इसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आप लोग से दिया हुआ है जैसे छोड़ा कर स्त्रीलिंग रूप का होगी, या फिर छोड़ी कर पुल्लिंग रूप का होगी, जैसे बूढ़ा कर स्त्रीलिंग रूप का होगी। इस तरह से क्वेश्चन इससे बनता है। अब यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, एग्जाम पे देखा गया है कि लिंग कर मूल रूप से कितना भेद आवे, या फिर लिंग कर कितना रूप होवेला। लिंग कर कितना रूप होता है, देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। ऐसे तो हिंदी में या इंग्लिश में बोला जाता है 4 होता है, मेल, फीमेल, ठीक है, और एक होता है न्यूटर जेंडर और एक होता है ट्रांसजेंडर, तो वो 4 होता है। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं नागपुरी में मूल रूप से 3 ही को लिया जाता है। पहला कौन है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। तो हम लोग तीनों का एक एक डिफिनेशन देखते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि लिंग में परिवर्तन कैसे करके यहाँ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए हम लोग का है, पहला है पुल्लिंग। जोन संज्ञा शब्द से ई पता चले कि पुरुष जाइत कर, पुरुष मतलब पुरुष का, ठीक है, जाइत कर बोध होवत है उके पुल्लिंग कहे ना। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है या फिर पता चलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मर्द, छोड़ा, बूढ़ा आदि, इस तरह का हम लोग किस में ले सकते हैं, पुल्लिंग में। दूसरा आता है स्त्रीलिंग। जोन संज्ञा शब्द से ई पता चले कि स्त्री जाइत कर बोध होवत है, मतलब स्त्री जाति का बोध हो रहा, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग। जैसे जनी, छोड़ी, बुढ़िया आदि, इस तरह से हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा है इसका उभयलिंग। नागपुरी में बेजान मतलब बिना जिसका जान, निर्जीव चीज के लिए, और छोट चीज, बेजान और छोट चीज मान ले उभयलिंग का प्रयोग करा जाए, मतलब जो छोटा होता है या फिर जिसमें जान नहीं होता उसके लिए हम लोग किस लिंग का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं नागपुरी में, तो उभयलिंग है। जैसे चिमटी, जिसको हम लोग चीटी को बोलते हैं, और भुसड़ी जैसे एक मच्छर को बोला जाता है नागपुरी में, ढीला, लिखा आदि, ये सब किस में हम लोग लेते हैं, इसमें उभयलिंग में। तो नागपुरी में मेन रूप से कितना लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग।
अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे लिंग में परिवर्तन कर किस तरह से प्रश्न बनते हैं। देखिए, लिंग कर बदली पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में होवेला। हमेशा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पुल्लिंग आंसर लिंग का बदली किससे किस में होता है, तो हमेशा किससे होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदली होता है। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए के लिए, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग कर आखिर में, मतलब पुल्लिंग का आखिरी में क्या जोड़ा जाता है, ई, इन और आइन जोड़ा जाएगा। मतलब ई चाहे इन या फिर और या फिर ये ई, इन और आइन जोड़ करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ लिए हैं एक एक दो दो। देखिए ई जोड़ के कैसे बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर पुल्लिंग है, देखिए पुल्लिंग है यहाँ पर, तो उसको कैसे बनाया गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर छोड़ा में क्या कर दिया है, यहाँ पर ई जोड़ दिया गया है, छोड़ी है। फिर दूसरा है घोड़ा में घोड़ी, तो यहाँ भी ई आ रहा है। जैसे छोटका में छोटकी, जैसे छोटका छोटकी इस तरह से बनता है। जैसे अब इन से इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकता है। इन से देखिए किस तरह से बनता है, बाघ में इन लगा दिए तो क्या हो गया, बाघिन। बाहमन में क्या लगा दिए, इन, तो क्या बन गया, इन लगा दिए तो बाहमीन बन गया। तो इस तरह से इसका भी एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है। आइन लगाकर कैसे बनता है, जैसे देखिए ठाकुर से ठकुराइन, तो यहाँ पर आइन लग गया, यहाँ पर आइन लग गया। मतलब इसमें क्या किया जाता है, प्रत्यय लगाया जाता बाद में। ठीक है, ओझा से ओझाइन, तो प्रत्यय बढ़ाएंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ क्या क्या चीज था कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नागपुरी में ई या फिर इन या फिर आइन का यूज किया जाता है। जैसे ई से देख लिए, इन से और आइन से हम लोग इसका एग्जांपल देख लिए। तो आई थिंक आप लोग को लिंग पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे वचन के बारे में। करता हूँ सभी को नागपुरी के 9वें लेक्चर के क्लास पे, जिसपे हम लोग सीखेंगे आज नागपुरी में वचन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं नागपुरी में वचन किसे कहते हैं, वचन का भेद कितना होता है, उन लोगों के बारे में सीखें। क्योंकि हिंदी में नागपुरी, हिंदी में वचन जो होता है नागपुरी से थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे इसमें, इस वीडियो के माध्यम से। देखिए वचन क्या है या फिर वचन किसे कहते हैं या फिर वचन के कहा जाएगा नागपुरी में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप से गिनती कर बोध होवे या फिर होवेला ओके वचन कहे। जैसे छगरी, छगरी मन, हाम, हामिन, तोय, तुहिन आदि। हिंदी में इसका डिफिनेशन बतलाते हैं। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया कर, मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण या फिर क्रिया का जौन रूप से गिनती कर, जिससे गिनती का पता चलता हो, ओके वचन कहे, उसी को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे छगरी, जैसे बकरी से बकरी, ढेर सारा बकरी को कैसे बोलेंगे, छगरी मन, हाम, हामिन, तोय, तुहिन आदि, इस तरह से बनता है। इसका फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में, वचन कर मूल रूप से कितना रूप है, तो इसका कितना रूप होता है, दुई। दुई मतलब दो ही रूप होता है। चूंकि हिंदी में इसका 3 रूप होता है, एक को बोलते हैं हम लोग एक वचन, दूसरा को द्विवचन और तीसरा ये जो अगला होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2 से ज्यादा, उसको बहुवचन। लेकिन नागपुर में इस तरह से नहीं है। क्या है इसमें, एक को बोलते हैं एक वचन, एक को बोलते हैं बहुवचन। एक वचन के कहे ना, जोन शब्द से ई पता चले कि उकर शब्द, जोन शब्द से ई पता चले कि उकर संख्या एके ठो है। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, एके ठो है, ओके एक वचन कहे। जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है एक का, जैसे मंगरी, छगरी, कुकुर आदि, इस तरह से। तो उससे क्या होगा, एक ही चीज का पता चलेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन। फिर दूसरा हम लोग कहें नागपुरी में वचन का दूसरा रूप है क्या चीज, बहुवचन। ठीक है, इसमें द्विवचन नहीं होता है। तो बहुवचन के कहे ना, जोन शब्द से ई पता चले कि उकर संख्या एक ठो से क्या है, बगरा है, मतलब ज्यादा है, उके बहुवचन कहना। जिससे एक संख्या से अधिक का पता चलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुवचन। जैसे यहाँ पर क्या था, मंगरी, एक ठो को बोल रहे मंगरी मन, ज्यादा हो गया। छगरी मन, कुकुर मन, एक कुत्ता को क्या बोले कुकुर नागपुरी में, लेकिन बहुत सारा को कुकुर मन। इस तरह से बनता है हम लोग का एक वचन से बहुवचन। एक वचन और बहुवचन का भी हम लोग क्या देख लिए, परिभाषा देख लिए। अब यहाँ पर आता है हम लोग का क्वेश्चन, ये तीनों से कुछ नहीं क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहाँ बनता है उसके बारे में देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाए कर नियम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। और हमेशा इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखा गया है, जेएसएससी, सीजीएल या फिर कोई भी झारखंड का जिसमें लिटरेचर में नागपुरी रखा, उसमें वचन से 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन रहता है। ये तीनों डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, इसका डिफिनेशन जानिए चाहे नहीं, लेकिन यहाँ का क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा एग्जाम में। एक वचन से बहुवचन बनाए कर नियम, तो ये नियम जिनको पता रहे वो वचन का एक भी प्रश्न गलती नहीं करेगा। क्यों, देखिए एक वचन कर आखिर में, एक वचन कर आखिर में, आखिर मतलब प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, एक वचन कर आखिर में मन, मने, झन, झने, सौ
कर प्रयोग करल जाए, मतलब एक वचन का आखिर में क्या किसका यूज किया जाता है, मन हो गया, मने हो गया, झन हो गया, झने हो गया, इस सब का प्रयोग करके एक वचन से क्या किया जाता है, बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो यही इसका मेन नियम है, जिसको हम लोग देखेंगे इसका मन, मने, झन, झने, इस सब से हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल को। ठीक है, तो आप लोग का जो नोट्स में भी ये दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे एक वचन से बहुवचन किस तरह से बनाया जाता है, तो उसका हम कुछ एग्जाम्पल लें ताकि आप लोग को पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाए कि किस तरह से इसका चेंज होता है एक वचन से बहुवचन में। देखिए, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल जैसे इससे पहले का स्लाइड में बताए थे कि ना ये एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एक वचन का आखिर में मन चाहे मने, झन चाहे झने, सौ, इन, संख्यावाचक में भी इस तरह से जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे मन और मने से किस तरह से बनता है, जैसे देखिए आदमी है यहाँ पे, ठीक है, तो आदमी में क्या कर दिया, अगर मन लगा दी तो क्या बन गया, आदमी मन, बहुवचन बन गया, और आदमी मने भी हो सकता है। छोड़ा, सिंगल को बोले छोड़ा, ढेर सारा क्या बोल सकते हैं, छोड़ा मन या फिर छोड़ा मन। छगरी, तो छगरी मन या फिर छगरी मन, इस तरह से बन गया। तो मन और मने का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग झन और झने से। देखिए, एक अगर है तो इसको अगर ज्यादा करना तो एक झन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, दुई झन या फिर दुई झने बन सकता है। जैसे बगरा, बगरा ज्यादा को बोलते हैं तो बगरा क्या हो गया, बगरा झन या फिर बगरा झने। ढेर से क्या हो सकता है, ढेर झन या फिर ढेर झने। सौब से, इसमें एक चीज क्या चीज है कि सौब जो हो कभी कभी उपसर्ग की तरह भी होता है यूज और प्रत्यय के जैसा, लेकिन बाकी सब में आप लोग देखे होंगे प्रत्यय के जैसे बाद में एक वचन में लगाते हुए बनते गए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है कि सौब जब भी आएगा तो सौब या तो उपसर्ग के रूप में भी हो सकता है या फिर प्रत्यय के रूप में, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, अपवाद में। जैसे देखिए सौब, यहाँ पर देखिए आदमी सौब किए हैं एक में, यहाँ पर देखिए सौब बाद में आए और यहाँ पर सौब पहले आ रहा है, आदमी सौब या फिर सौब आदमी, दोनों सेंटेंस यूज होता है। घर से जैसे देखिए घर सौब या फिर सौब घर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लिए तीनों का, मन, मने, झन, झने, सौब से देख लिए। अब देखेंगे इन से, इन का कैसे बनता है। जैसे देखिए हम में अगर हम लोग प्रत्यय लगा दे इन तो क्या बन जाएगा, हामिन, तो ये बहुवचन हो गया। फिर इन लगा दिए तोय में, तो तोय क्या चाहिए, एक वचन है, लेकिन इसमें अगर इन लगा दे तो क्या हो जाएगा, तुहिन। तो इस तरह से बनता हम लोग का एक वचन से बहुवचन। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ लिखे हैं, संख्यावाचक कर चलते, मतलब संख्यावाचक रहेगा तो क्या होता है। देखिए, तो चार आदमी है, चार आदमी मन आले, तो यहाँ पर चेंज सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर मन, चार आदमी मने, चार आदमी मन आले, तो ये नॉर्मल यूज होता है। दुई घर बन गए, 10 आदमी मन टीका ले लें, इस तरह से नॉर्मली संख्यावाचक में भी बनता है एक वचन से बहुवचन, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नागपुरी में वचन किसे कहते हैं। अगर नहीं समझ में आता वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए तो आई थिंक पूरा क्लियर हो जाए किस तरह से आता है, और एग्जाम्पल देख करके समझ में आ गया हो एक वचन से बहुवचन किस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। स्वागत करता हूँ सभी को नागपुरी के 10वें लेक्चर के वीडियो पे, और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे नागपुरी में अव्यय या फिर अव्यय के बारे में। इससे पहले का वीडियो में हम लोगों ने सीखा था वचन के बारे में, नागपुरी में वचन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं नागपुरी में अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय का कितना भेद होता है, इससे किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नागपुरी में अव्यय के कहने या फिर नागपुरी में अव्यय कर परिभाषा का होवेला। देखिए, जोन शब्द से लिंग, वचन, पुरुष, कारक मन में कोनो बदलाव चाहे विकार नहीं होवेला, ओके, अव्यय कहने। फिर से एक बार पढ़ते हैं, जोन शब्द से लिंग, वचन, पुरुष, कारक मने में किसी तरह का या फिर कोई भी तरह का बदलाव, जिसको हम लोग बोलते हैं विकार, ठीक है, बदलाव नहीं होवेला, ओके, अव्यय या फिर अव्यय कहना। जैसे रोज, कखान, हिने, हुने, जने, तने आदि, इस तरह का इसमें एग्जाम्पल मिलता है हम लोग को। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, जो कि ये बहुत बार पूछा गया है, सीजीएल पे भी पूछा गया है, और साथ ही दरोगा के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स में देखे गए हैं। इससे डायरेक्टली यही क्वेश्चन जो अभी हम बतलाने जा रहे हैं कि नागपुरी में अव्यय कर मूल रूप से कतना रूप होवेला, चाहे नागपुरी में अव्यय कर कतना भेद आहे, कतना प्रकार आहे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो इसका टोटल प्रकार कितना होता है, रूप कितना होता है। पहला का है ना कालवाचक अव्यय, दूसरा के कहे ना स्थानवाचक अव्यय, तीसरा के दिशावाचक अव्यय, और चौथा का लागे
स्थितिवाचक अव्यय, मतलब कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय और स्थितिवाचक अव्यय के नाम से जाना जाता है, जो कि अव्यय का मूल रूप से या फिर मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है, जिसमें अभी हम लोग फर्स्ट प्रकार को देखेंगे जिसका नाम है कालवाचक अव्यय। ठीक है, देखें यहाँ लिखा हुआ है कालवाचक अव्यय। कालवाचक अव्यय जैसे काल से ही पता चल रहा होगा, टेंस को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, या फिर समय को बोलते हैं, तो इससे इसका डिफिनेशन तुरंत पता चल जाएगा। कालवाचक अव्यय के कहें, कालवाचक अव्यय किसे कहते हैं, या फिर कालवाचक अव्यय के कहें ना। इकर से समय चाहे बेरा कर बोध होवेल, मतलब समय या फिर टाइम का मतलब क्या होता है, पता चलता है। जैसे आज टुडे जिसको हम लोग बोलते हैं, अब, तब, कखन, एखन, जखन, कहिया, कखनो, जे बेरा, जोन बेरा, इस तरह से बहुत सारे इसका एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। लेकिन हम इसका एग्जाम्पल क्लियर हो, आप लोग को अच्छा समझ में आए, इसके लिए हम एक उदाहरण लिए हैं। देखिए, मने आव राव रे घर जा, यहाँ पर देखिए मने आप, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आप, समय का पता चल रहा, तो ये क्या हो गया हम लोग का, कौन सा अव्यय हो गया, कालवाचक अव्यय। तो डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा, सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा कौन किस्म का चाहे कौन ये अव्यय का कौन रूप आहे, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, स्थितिवाचक। डायरेक्ट ऐसा सेंटेंस एग्जाम हॉल में आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखते ही समझ जाइएगा। आप, तो आप किस में आता है, कालवाचक में। ऊ कखन आवी पता नखे मोके, तो यहाँ पर क्या है, कखन, टाइम का पता चल रहा है इसमें, कखन आई या फिर कब आएगा उसका पता नहीं है। छवा रोज कांदेले या फिर छवा रोज स्कूल जाएगा, तो यहाँ रोज जो है क्या है, अव्यय है, वो भी कौन सा, कालवाचक अव्यय है। मोर बियाह कहिया होवी मोके पता नखे, तो यहाँ पर क्या चाहिए, मोर बियाह कहिया हो, मतलब मेरा शादी कब होगा मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर कब का, समय का पता चल रहा, कहिया, तो ये क्या चीज कहलाएगा हम लोग का, कालवाचक अव्यय। तो हम लोगों ने इस स्लाइड पे देखा नागपुरी में अव्यय का डिफिनेशन, साथ में उसका रूप कितना होता है, और उसके साथ देख लिया हम लोग कालवाचक अव्यय के बारे में। इसका नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग स्थानवाचक, दिशावाचक और स्थितिवाचक के बारे में। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अव्यय का जो 3 रूप बाकी रह गया, तो उसके बारे में देखिए, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थितिवाचक अव्यय, तीनों को परिभाषा देख लेंगे। ठीक है, तो पहला ये दूसरा नंबर में आता है हम लोग का नागपुरी में स्थानवाचक अव्यय या फिर स्थानवाचक अव्यय के कहे ना। इकर से ठाव चाहे स्थान कर बोध हुए, मतलब इससे जगह का पता चलता है, प्लेसेस का पता चलता है, उसे ही कहते हैं हम लोग स्थानवाचक अव्यय। फॉर एग्जाम्पल, या फिर जैसे यहाँ पर दिया गया है हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ आदि, इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग स्थानवाचक अव्यय से देख सकते हैं। उदाहरण कर लागिन, मतलब उदाहरण के लिए हम एक यहाँ पर लिए हैं एग्जाम्पल लिए हैं, क्या क्या देखें, ऊ हिया रहेला, तो यहाँ पर हिया है, तो हिया यहाँ को बोल रहा, तो ऊ हिया रहे, तो हिया क्या चाहिए, हिया मतलब यहाँ का बात हो रहा, तो ये क्या चाहिए, स्थानवाचक अव्यय। तो ये कहाँ जावे, तो कहाँ यहाँ पर क्या हो गया, स्थान का पता चल रहा, कहाँ जाओगे, कोई ना कोई तो प्लेस होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया आप लोग का, स्थानवाचक अव्यय। जहाँ रावरे ही हुआ मोय भी ही, मतलब जहाँ, ये भी हो गया हुआ, तो यहाँ जहाँ रावरे ही हुआ मोय भी ही आदि, इस तरह का एग्जाम्पल आप लोगों का क्या होता है, स्थानवाचक अव्यय से मिलेगा। ठीक है, दूसरा आता है हम लोग का नागपुरी में दिशावाचक अव्यय। दिशावाचक अव्यय किसे कहते, देखिए, इकर से दिशा चाहे डहर कर बोध हुए, दिशा किसको बोलते हैं, डायरेक्शन को बोलते हैं, या फिर डहर, जिससे पाथ बोलते हैं हम लोग, रास्ता बोलते हैं, क्या चाहिए, इकर से दिशा चाहे डहर कर बोध हुए, जैसे हिने, हुने, जने, तने आदि, इस तरह का क्या होता है, इससे एग्जाम्पल मिलेगा। मतलब इससे क्या होता है, हम लोग को डायरेक्शन का पता चलेगा, किस रास्ता में जाना, उसके बारे में अधिकतर इसके बारे में कहा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दिशावाचक अव्यय। यहाँ पर देखिए दिशा में कौन सा लिखा हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है नागपुरी में। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखे, मोय लेंगा बटले चल बुल। अब यहाँ पर देखने वाला है, लेंगा बोला जाता है लेफ्ट हैंड को, तो क्या चाहिए, मोय लेंगा बटले चलवा, चलने का नियम भी होता है रोड में, कोई दाहिना साइड से नहीं चलता है, किस साइड से चलता है, हमेशा बायां साइड से। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से, तो उसी को लिखे मोय लेंगा बटले चलो, मतलब लेफ्ट साइड से चलूंगा। ए छवा सोच सोच चल, मतलब सोच सोच मतलब सीधे सीधे चलो, तो सीधे सीधे क्या है, डायरेक्शन, ये भी किसमें है, हम लोग का दिशावाचक अव्यय है। तीसरा है स्थितिवाचक अव्यय। स्थितिवाचक अव्यय के कहे ना, इकर से स्थिति चाहे
ठाव कर बोध होएगा, मतलब इससे भी क्या होता है, इसी के जैसा प्लेस का पता चलेगा और स्थिति का पता चलेगा। जैसे ऊपरे नीचे, मतलब ऊपर नीचे कोई ना कोई तो प्लेस होगा ना। आगू पाछू, आगे पीछे को बोलते हैं। बाहरे भीतरे, मतलब अंदर बाहर को बोलते हैं आदि। इस तरह का हम लोग का स्थितिवाचक में आता है। जैसे एच हुआ ऊपरे नीचे ना हो ने तो गिरबे, मतलब ऊपर नीचे ना हो, मतलब एक बच्चा को बोला जा रहा है ऊपरे नीचे ना हो ने तो गिरबे, मतलब गिर जाओगे। ठीक है। दूसरा है चोर संगे आगू पाछू होले, मतलब चोर के साथ अगर आगे पीछे हो गए तो चोरे कहबे, मतलब चोर के साथ अगर आगे पीछे हो गए तो क्या कहलाओगे, चोर ही। अब यहाँ से प्रश्न किस तरह के बनते देखिए। जैसे नॉर्मली यहाँ दे दिए ऊ हिया रहेला, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा डायरेक्टली ऊ हिया रहेला, इन्वर्टेड कॉमा से बंद रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिए ऊ हिया रहेला। अब इसका आगे प्रश्न रहेगा इन नागपुरी कर कौन अव्यय कर रूप में आवेला, स्थान में, दिशा में, स्थिति में या फिर कालवाचक अव्यय में। तो आप लोग को देखते ही क्या होगा, समझ में आना चाहिए किसका है। या फिर यहाँ से दे दिया ऊपरे नीचे तो पता चल जाएगा, स्थिति का बता रहा है। ठीक है, प्लेस का बता रहा है। दिशा में क्या होगा, डायरेक्शन का पता चलेगा। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अव्यय है कि क्या चीज है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा नागपुरी में अव्यय के बारे में और अव्यय का साथ में उसका काइंड्स के बारे में सीखे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। लेते हैं आपसे विदा, थैंक यू। स्वागत करता हूँ सभी को नागपुरी के 11वें लेक्चर के वीडियो पे। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था नागपुरी में अव्यय के बारे में, और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे नागपुरी में कारक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते सीखते हैं नागपुरी में कारक किसे कहते हैं, इसका कितना तरह का भेद होता है, इससे किस तरह का JSS CGL पे प्रश्न बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नागपुरी में कारक के कहन है, यहाँ पर फर्स्ट है देखिए, कारक संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप जेकर वाक्य कर दूसर शब्द मन विशेष रूप से क्रिया संग संबंध प्रकट करेला उके कारक कहेना। फिर से एक बार पढ़ते हैं। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप, किसका किसका, संज्ञा या फिर सर्वनाम कर उ रूप जेकर वाक्य कर दूसर शब्द मन विशेष रूप से क्रिया कर, किसका, विशेष रूप से क्रिया कर संग संबंध प्रकट करेला, मतलब उन लोग से क्या करता है, लिंक बनाता है। ठीक है, संबंध स्थापित करता है, करेला उके कारक कहेना। अब यहाँ पर आता है हम लोग का, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कारक अगर यहाँ पर इसका रहता है इधर चिन्ह। ठीक है, तो कारक कितना किस्म का है टोटल, तो कारक नागपुरी में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर टोटल 8 है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग एक में हम डॉट दिए हुए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। हिंदी में क्या होता है, कर्ता का ने होता है ये कारक चिन्ह, लेकिन नागपुरी में इसका नहीं यूज होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना हो गया हम लोग का 7। ठीक है, कर्ता का कोई यहाँ यूज नहीं होता है। पहला है करम, मतलब पहिल का है नागपुरी कर करम, करम कर कारक चिन्ह का होवेला के, मतलब करम का कारक चिन्ह क्या होता है, के होता है। करण कर से या फिर सै। ठीक है, संप्रदान कर ले, के, ला या फिर लागिन। अप्रदान कर ले या फिर से। संबंध कर क, कर, केर। अधिकरण कर ए, में, ऊपर चाहे ऊपरे। संबोधन में ए, रे, अरे, हे, हो आदि। ये सब क्या है, इसका कारक इस साइड दिया और इस साइड इसका चिन्ह। ये छोटा सा बॉक्स है, लेकिन ये बहुत ही काम का चीज है, क्योंकि आप लोग का इसी से क्वेश्चन लगभग बहुत सारा बन सकता है। जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा नागपुरी कर करण कारक कर चिन्ह का होवेला, तो यहाँ पर तुरंत आप लोग को जवाब क्या मिल जाएगा, कि ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ। ठीक है, दूसरा है करण, करण कर का होवेला से या फिर सै। अप्रदान कर ले, के, लाई, लागिन, ये सब होता है। ये संप्रदान कर, अप्रदान कर ले या फिर से। संबंध कर क, कर, केर, और अधिकरण कर ए, में, ऊपर आदि। ठीक है, संबोधन कर ए, रे, अरे, हे, हो। इस तरह से होता है इसका कारक इस साइड दिया और इसका चिन्ह। तो ये वाला अगर आप लोग इसका टेबल को याद कर लिए तो आप लोग को इसी से क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से पूरा डिपेंडेंट है कारक का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे, देखिए संज्ञा कर कारक सरल और सुगम है, मतलब संज्ञा का जो कारक होता है सरल और क्या है, सुगम, सहज। ठीक है, का लेकिन नागपुरी मनक रूप में कारक कर चलते कोई बदलाव नहीं हुएला, मतलब कारक के चलते क्या होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। संज्ञा मनक मूल रूप में कारक कर चिन्ह जोड़ दिया जाएगा, मतलब संज्ञा का जो मूल रूप होता है उसी में क्या किया जाता है, कारक का रूप जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखे हैं, जैसे एग्जाम्पल या फिर उदाहरण लागिन का है,
गरु, यहाँ देखिए गरु क्या होता है, गाय को बोला जाता है, तो गाय क्या चाहिए, एक तरह का संज्ञा है, उसमें क्या किया है यहाँ पर ले लगा करके क्या कर दिया गया है, इसमें कर्म कारक लगा करके से बनाया। जैसे गरु मन ले, तो यहाँ पर ले हो गया, गरु मन कर हो गया, गरु मन के हो गया, गरु मन लागिन हो गया। ये सारा का सारा ले कर के लागिन आदि क्या है, ये सब का सब क्या है, कारक का चिन्ह है। मतलब संज्ञा कर, ये संज्ञा मानक मूल रूप में क्या किया जाता है, कारक कर चिन्ह जोड़ देवल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका भेद देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कर्ता का हम यहाँ पर लिख दिए साफ साफ, कर्ता नागपुरी में कर्ता कारक कर कोनो चिन्ह नहीं हुए, मतलब नागपुरी में कर्ता के लिए कोई भी तरह का कारक का चिन्ह नहीं मिलता या फिर नहीं भेटाएला। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसी का क्या होता है, ने का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर कर्ता में यहाँ ने होता है, लेकिन किस में, ये हिंदी के लिए होता है, लेकिन नागपुरी में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कारक का दूसरा चिन्ह, कौन सा है, कर्म। कर्म के लिए क्या होता है, कहते हैं, यहाँ साफ साफ लिखे देखें, कर्म वाक्य में या फिर वाक्य में जेकर ऊपरे क्रिया कर चाहे काज, काज किसको बोला जाता है, काम को। ठीक है, वाक्य में जेकर ऊपरे क्रिया कर चाहे काज कर फल पड़ेला उके कर्म चाहे कर्म कहल, कर्म कारक कहे ना, मतलब कर्म या फिर कर्म कारक कहे ना। जैसे मंगरा मंगरी के मारलक। अब देखिए इसका डिफिनेशन यही से समझ में आ जाएगा। कर्म क्या चाहिए, वाक्य में जेकर ऊपर क्रिया या फिर किसी काम का फल पड़ेला उके क्या कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं, कर्म चाहे कर्म कारक कहे ना। जैसे यहाँ देखिए मंगरा मंगरी के मारलक, तो मंगरी में क्या चाहिए, उसका फल पड़ा। ठीक है, मोर दीदी झगरी के बांध देलक, तो यहाँ पर के जो है यही क्या चाहिए आप लोग का, कर्म का कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हम लोग और भी देख सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग या फिर तीसरा बोल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा नंबर में देख लीजिए। तीसरा नंबर अभी हम लोग देखेंगे जिसका क्या है, नागपुरी में करण कारक का हके। देखिए करण का डिफिनेशन, वाक्य में जोन शब्द से काज कर पूरा करे में मदद मिलेला उके करण कारक कहे ना। मतलब कोई भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो हेल्प मिलता है, मदद मिलता है, उसे ही क्या कहा जाता है, करण का कारक कहा जाता है, मतलब करण कारक कहल जाएगा। जैसे छुआ फोन से खेलेला, तो छुआ फोन से खेले, तो यहाँ पर से क्या चाहिए, इस सेंटेंस को बनाने में क्या रहा, हेल्प कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसका करण कारक कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए मंगरी डोर से पानी भरेला, तो यहाँ पर क्या चाहिए, से जो वर्ड है यही क्या कर रहा, मंगरी डोर से पानी होती, ये पूरा सेंटेंस में क्या कर रही है, हेल्प कर रहा, सेंटेंस को आगे बढ़ाने मतलब मदद कर रहा। ठीक है, तो ये था हम लोग का करण। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मंगरी ए मंगरा मंगरी के मारलक, यहां दे दिया क्वेश्चन। अब इसी में आगे लिख देगा इकर में कौन प्रकार कर कारक चिन्ह यूज होलक है या फिर उपयोग होलक है, प्रयोग होलक है। तो आप लोग तुरंत देख करके जान जाइएगा अगर ये टेबल याद रहेगा तो। ठीक है, दूसरा ऐसे इसी से मान लीजिए एग्जांपल, मंगरी डोर से पानी भरेला, तो यहाँ पर मंगरी का से पानी भरेला, डोर से, तो यहाँ पर से जहां मिला आप लोग तुरंत समझ जाइएगा करण से है या फिर सैल। ठीक है, से या फिर से, तो तुरंत समझ में आ जाए किसका है। तो हम लोग इस स्लाइड पे देखें कारक, कारक का और कारक का चिन्ह का टेबल देख लिया, और इसमें हम लोग देख लिया कि इसका फैक्ट देख लिया, और साथ में देख लिया कर्ता, कर्म और करण के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कितना, 1 2 3 4 5 के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कारक का जितना उसका रूप बाकी रह गया था, जैसे संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन 5 के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए संप्रदान क्या है, संप्रदान कारक कर संघ है या फिर संघ के, ले, लाई और लागिन कारक चिन्ह कर प्रयोग होवेला। कहने का क्या मतलब है, संप्रदान जो कारक होता है उसके साथ किसका किसका यूज होता है, तो इसमें होता है के चिन्ह कर, ले कर, लाई कर और लागिन कर। मतलब संप्रदान जो कारक उसमें इन चारों का उपयोग किया जाता है कारक के चिन्ह के रूप में, कारक चिन्ह का रूप में, मतलब कारक के चिन्ह का रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ए मंगरा घर चलायक लागिन बेस से काज करो। मतलब अपना पति को मंगरी कह रही, ए मंगरा घर चलायक लागिन, तो यहाँ पर क्या हो गया, लागिन बेस से काज करो। काज मतलब काम, मतलब कमाओ चाहे काम करो। ठीक है, तो क्या बोल रही है अपने पति को, ए मंगरा घर चलायक लागिन, तो यहाँ पर लागिन जो है ये क्या है, संप्रदान। ठीक है, मंगरी छुआ पुता के खिया पिया के सुताए देलक, तो मंगरी जो है छुआ पुता के खियाए पिया के सुताए देलक या फिर स्कूल भेज देलक। तो इस तरह से हम लोग इसका देख सकते हैं संप्रदान का एग्जाम्पल। इसी तरह से क्वेश्चन रहता है और उसमें छांटने के लिए रहता है कौन सा कारक चिन्ह है या फिर
कौन सा कारक चिन्ह का रूप आता है उसमें, ठीक है। दूसरा हम लोग का अपर्दान। अपर्दान क्या है, देखिए अपर्दान के क्या है ना, या फिर अपर्दान कारक कर परिभाषा का है कर प्रयोग कारक है होवेला उकर बार, जैसे अपर्दान है। दूसरा क्या है अपर्दान। अपर्दान के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए अपर्दान कारक के सोरठे बुझे के लिए, सोरठे मतलब सीधा सीधा समझने के लिए, ठीक है। तो हम शुद्ध देहाती में लिख दिए एकदम बहुत ज़्यादा सोरठे, ठीक है। अपर्दान कारक के सोरठे बुझे के लिए कह सकीला जुदा होए वाला कारक, मतलब जुदा मतलब क्या होता है, सेपरेट होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जुदा होना मतलब जुदा उष्टक से, तो जुदा होए वाला कारक। इकर में ले चाहे से कारक चिन्ह कर प्रयोग हुए, मतलब इसमें जो है अपर्दान में दो ही कारक चिन्ह का उपयोग होता है, जिसमें ले और से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारक चिन्ह कर प्रयोग हुए, जैसे गज से कटहर या फिर पतई गिरलक। तो यहाँ पर देखिए सेपरेशन का बात हो रहा। गछ, गछ मतलब पेड़ से, पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता गिर रहा, उसके बारे में बताया। तो पेड़ से पत्ता जब टूट जाता है तो वहाँ क्या होगा, उससे सेपरेट हो गया, ठीक है। तो सेपरेट होने के लिए जैसे देखिए गछ से कटहर गिरलक चाहे पतई गिरलक, तो कटहर फल का नाम है, या फिर गछ से आंबा गिरलक, गछ से अमरूद गिरलक, टमरस गिरलक, उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। साइकिल से छुआ गिरलक, तो क्या होगा, जब बच्चा साइकिल से गिर जाएगा तो उससे सेपरेशन होगा कि नहीं, मतलब अलग हो जाएगा, उसी के बारे में। तो इसलिए हम इसको क्या बोल दिए कि सोरठे से बुझे के लिए कह सकीला जुदा होवे वाला कारक, ठीक है। तो ये था हम लोग का अपर्दान। उसके बाद फिर आता है संबंध। संबंध क्या है, देखिए संबंध कारक संगे क चाहे कर चाहे केर कारक चिन्ह कर प्रयोग हुए, जैसे मंगरा कर बहिन कर नाव बुधनी है। तो यहाँ देखिए संबंध बतला रहा है, ठीक है। जैसे नाम है वैसी तरह संबंध का पता चल रहा है। मंगरा कर बहिन कर नाव का है बुधनी है। जैसे हमरे कर राय झारखंड, तो यहाँ पर कर क्या चाहिए, तो हम लोग का रिलेशनशिप किससे बतला रहा, संबंध किससे बतला रहा, झारखंड से। जैसे हमरे कर राय झारखंड है, हमरे कर एग्जाम पास करे के, तो हम लोग का एग्जाम से संबंध रिलेशन बतला दिया। उसी तरह से इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकेंड लास्ट है हम लोग का अधिक कारण, ठीक है, या फिर अधिकरण। अधिकरण कारक कर संगे में ए चाहे ऊपर कारक चिन्ह कर प्रयोग हुए, जैसे गरु छगरीमन गोहाल में हो बैते। यहाँ पर देखिए गरु छगरीमन गोहाल में हो बैे ईठिना नख है, मतलब गाय बकरी लोग जो होगा कहाँ है, गोहाल में। तो यहाँ पर में का यूज हो गया, ठीक है। मोर गांव माझे, तो यहाँ पर देखिए मांझे, यहाँ तो लिखे नहीं है मांझे, लेकिन यहाँ मांझे लिखे। कहीं कहीं पर क्या होता है, मांझे का यूज किया जाता है बीच में या फिर में के लिए, ठीक है। जैसे मेरा गाँव में एक ठो स्कूल है, तो यहाँ पर मेरा गांव में एक ठो स्कूल है, या फिर मेरा गांव में एक विद्यालय है, स्कूल है हिंदी में होता। लेकिन यहाँ पर देखिए नागपुर में क्या है, मोर गांव में के जगह हम लोग उसको क्या बोल दिए, मांझे, ठीक है। मोर गांव मांझे एक ठो स्कूल है। तो इस तरह से हिडन में भी रहता है, ठीक है। जैसे ये मांझे का जगह में क्या होना चाहिए था, में, लेकिन में ना दे करके क्या दिया गया है, मांझे, ठीक है। अगला है गधा कर पीठ ऊपरे। देखिए कहीं कहीं पर लिखा रहेगा साफ साफ गधा कर पीठ ऊपर चाहे ऊपरे सम्मान लादल है, साफ साफ पता चल रहा है ऊपर या मतलब अधिकरण। लेकिन कहीं कहीं पर क्या रहेगा, हिडन रहेगा इसमें, गधा कर पीठ में सम्मान लादल है। तो का गधा का पीठ का नीचे, पीठ कहाँ ऊपर ना होता है, तो इसलिए ऊपर, तो ऊपर का यूज होगा, लेकिन यहाँ पता किसी किसी में नहीं चलता है, ठीक है। इस तरह से रहता है हम लोग का अधिकरण का एग्जाम्पल। तो इस तरह से क्वेश्चन में भी रहेगा, सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा ये कारक कर कौन चिन्ह के, संबोधन, संबंध, अपर्दान, संप्रदान या फिर करण, करम, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट है हम लोग का जो कि कारक का सबसे लास्ट है, इसको अच्छा इसलिए बोल सकते क्योंकि संबोधन के लिए, ठीक है। एकाएक घटना कुछ घटता उसके लिए बोला जाता है, जैसे एकाएक, जैसे इसको नहीं बोलते एक्सप्लेनेटरी संबोधन। लास्ट है हम लोग का कारक का संबोधन, ठीक है। संबोधन कारक देखिए क्या है, संबोधन कारक कर संगे ए, रे, हो, हे चाहे अरे कारक चिन्ह कर प्रयोग हुए। जैसे एकाएक किसी को झटका के साथ बोलना पड़े उस टाइप का सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ए छुआ घर जा, तो यहाँ पर ए छुआ बोले घर जा, इसको हड़काने टाइप से बोल रहे हैं। दूसरा रे बदमाशी ना कर, तो यहाँ पर कोई डांटता क्या होता है, अरे बदमाशी ना कर, या फिर रे बदमाशी ना कर, इस तरह से यूज करते हैं। अरे काले कांदे लाइग हिस, तो अरे काले कांदे लाइग हिस, इस तरह से हम लोग सेंटेंस यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था क्या थी हम लोग का संबोधन। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जैसे ए मंगरा घर चला के लागिन बेस से काज करूँ या फिर बेस से काम करूँ, इस तरह से दे दिया है सेंटेंस। अब सेंटेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा ई
कारक चिन्हाकर कौन रूप आए, या फिर किस कारक का प्रकार। हिंदी में भी सेंटेंस लिखा रहे, ये नागपुरी में सेंटेंस लिखा रहेगा, बगल में हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि कारक कर कौन चिन्ह है या फिर कौन सा चिन्ह है, इस तरह से भी रहता है। हम देखेंगे क्वेश्चन इसमें, ठीक है। दूसरा है अपर्दान का, इसी तरह से सबसे मतलब क्वेश्चन में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा छांटने के लिए, और साथ में इसके अलावा और एक चीज जो हम इससे पहले जो पहले स्लाइड में बताया था आप लोग को, जो टेबल बना करके उसको कम से कम याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट है पूरा कारक का चिन्ह। क्योंकि देखिए सब में देखिए संप्रदान में क्या चाहिए, के, ले, लाए, लागिन, यही चारों पे तो डिपेंडेंट है, इसी पे डिपेंडेंट है ना। दूसरा देखिए अपर्दान में क्या चाहिए, सोठे बुझे के लिए, जुदा होने वाला, जुदा होने के लिए जैसे ले, जैसे इंग्लिश में कैसे कहीं साने, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या, जैसे मैं रांची जाता हूँ, आई गो टू रांची, तो गो टू, तो टू लगा यहाँ पर क्या हुआ, सेपरेट होने के लिए टू। लेकिन अगर हम बोले मैं रांची से आता हूँ तो क्या क्या बोलेंगे हम लोग, आई कम फ्रॉम, तो यहाँ पर फ्रॉम क्या हो गया हम लोग का। उसी तरह से जैसे फ्रॉम और टू का यूज किए हम लोग इंग्लिश में, उसी तरह से नागपुरी में हम लोग किसका यूज करते हैं, ले या फिर से का, ठीक है। तो ये था हम लोग का अपर्दान। तो इसमें देखिए अपर्दान में किसका, ले और से का कारक चिन्ह यूज हुआ। उसी तरह से संबंध वाला में देखिए क, केर या फिर कर का यूज होता है। दूसरा है क्या चाहिए हम लोग का, अधिकरण। अधिकरण का देखिए अधिकरण में क्या है, में, ए, चाहे ऊपर का, ये मतलब ये तीनों देखिए यहाँ पर तीन ठो इसका क्या चाहिए, कारक चिन्ह है। दूसरा देखिए अधिकरण में देखिए क्या चाहिए, में, ये अधिकरण का ही था ना, में, ए और ऊपर, और संबोधन का क्या है, जैसे ए, रे, हो, हे, चाहे अरे, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इसलिए इसका टेबल को बहुत जरूरी क्या चाहिए, याद करना। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कारक के बारे में, कारक का कितना चिन्ह होता है और उससे किस तरह का प्रश्न बनता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू। स्वागत करता हूँ नागपुरी के 12वें लेक्चर पे, और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे नागपुरी में समास के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था नागपुरी में कारक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते समझते हैं नागपुरी में समास किसे कहा जाता है, और समास का परिभाषा क्या होता है, इसका विशेषता क्या है, इसका प्रकार कितना है, सभी प्रकार से किस तरह के प्रश्न बनते, सारे के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते समझते हैं नागपुरी में समास किसे कहते हैं या फिर किसे कहा जाता है। देखिए नागपुरी में समास के कहे ना, देखिए समास कर अर्थ संक्षेप, क्या चाहिए, संक्षेप चाहे छोट होवेला, इकर मदद से थोड़े कन शब्द में बगरा बात के कहल जा सकेला। मतलब समास कर अर्थ होवेला संक्षेप। संक्षेप क्या होता है, छोटा चीज को बोलते हैं संक्षेप, मतलब छोट, यही चीज लिखा हुआ, संक्षेप चाहे छोट होवेला, इकर मदद से थोड़े कन मतलब या फिर कटिक कन मतलब थोड़ा ही सा बात में, ठीक है, बगरा बात के कहल जा सकेला, मतलब थोड़ा सा बोल के बहुत बड़ा जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका परिभाषा क्या है, और देखिए दुई या बगरा शब्द मन आपन विभक्ति चिन्ह के छोड़ आपस में मेसाए जाए ना, ओके समास कहना। यहाँ तक तो था, उसका थोड़ा सा संक्षेप होता है, ये होता है, लेकिन पूरा अगर डिफिनेशन देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक है। देखिए दुई या बगरा शब्द मन आपन विभक्ति चिन्ह के छोड़ आपस में मेसाए जाए ना, ओके समास कहना। मतलब दो शब्द जब अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, समास करते हैं। जैसे राइज कन्या, तो देखिए यहाँ पर राइज कन्या लिखल है, ठीक है। यहाँ राइज और कन्या दो ठो शब्द है, मतलब यहाँ जो राइज कन्या है उसमें राइज और कन्या क्या है, दो शब्द है, ठीक है, दो वर्ड्स है। इस शब्द मन अपन विभक्ति चिन्ह या फिर अपन विभक्ति मन के छोड़ के, मतलब अपना विभक्ति जो है उसको छोड़ के मेसाए जाए ना, मतलब मिल जाते हैं, और उ मनक संजोग से गोटेक नावा शब्द बनेला राज कन्या या फिर आदि। इस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। मतलब देखिए राज कन्या क्या चाहिए, दो शब्दों का मेल से बना है, या फिर इसी तरह से और भी शब्द का मेल से बन सकते हो। तो एग्जाम्पल हम एक ही लिए, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए समास कर विशेषता, ठीक है, समास कर विशेषता क्या है या फिर समास का विशेषता क्या होता है। देखिए समास में दुई ठो पद कर संजोग होवेला, मतलब अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि समास में कै ठो पद कर संजोग होवेला, तो कितना होता है, दो पद, एक नहीं हो सकता है, ठीक है, दो या फिर उससे ज्यादा। दुई पद कर मांझे, मांझे मतलब बीच में, कर विभक्ति चिन्ह लुक जाए, मतलब दो पद का मांझे या फिर दुई पद कर मांझे विभक्ति चिन्ह। जैसे यहाँ पर हम लिखे थे राइज कन्या, तो यहाँ देखिए साथ में लिखा हुआ है, देखिए साथ में है, लेकिन यहाँ पर देखिए राइज और कन्या क्या है, अलग अलग, तो उन लोग का बीच का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, छिप गया, लुक गया, उसी को बोलते हैं लुक जाए।
दुयो पद में साय के एक पद बन जाएगा, मतलब दोनों पद मिल करके क्या होता है, एक नया पद बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं राजकन्या है, दुयो पद में कखनो पहिल पद तो कखनो दूसर पद तो कखनो दुयो पद मूध होवेला, मतलब कभी कभी क्या होता है समास में फर्स्ट पद होगा वो क्या होगा, मुख्य होगा, तो कभी सेकेंड पद उसका मुख्य होगा, तो कभी क्या होगा, दोनों एक दूसरे से ये मूध होगा, मतलब मुख्य हो। अभी हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास में उसका एग्जाम्पल, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था समास से रिलेटेड डिफिनेशन से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इससे विशेषता से एक दो प्रश्न बन सकता है। अब आते हैं हम लोग समास से, और समास का जो काइंड्स पूछेंगे, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है नागपुरी में समास कर कैठो भेद आहे या फिर कैठो रूप होवेला, कितना प्रकार होवेला। तो इसका प्रकार देखिए फिर भेद देखिए कितना होता है। देखिए पहला है हम लोग का अव्ययी भाव समास, क्या चीज होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा क्या है, कर्मधारय समास। चौथा है हम लोग का द्वंद्व समास, और पांचवा क्या चीज, बहुब्रीहि समास। तो टोटल अगर देखा जाए समास का, तो समास का कितना भेद हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो टोटल कितना है, 5 भेद है। कौन कौन सा है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अब इससे क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ, हेठे देल में से कौन समास नहीं हके या फिर नी लागे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, निजवाचक समास ऐसे दे दिया, फिर निज समास, तो आप लोग तुरंत समझ जाइए कि निज समास नहीं होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी देखा गया है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम सब में, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि समास का कितना रूप है, ये भी देख सकते। तो हम लोग इस स्लाइड में क्या देखें, समास का परिभाषा, साथ में उसका एग्जाम्पल देख लिए, समास का विशेषता देख लिया, और साथ में उसका कितना रूप होता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अब अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास का डिफिनेशन और साथ में इसका एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे समास का जितना रूप है उन लोगों के बारे में। देखिए पहला समास है हम लोग का अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, फिर के कहे ना, तो जैसे अव्यय से आप लोग को पता चल रहा होगा। देखिए जोन समास में प्रायः पहिल पद क्या है, अव्यय होवेला और उकरे प्रधानता रहेला, और गोटे पद क्रिया विशेषण हो जाए के अव्ययी भाव समास कहना। जैसे बिन कहले, मने मन, घड़ी, हर घड़ी, पहिल पहिल, पहले पहिल, इस तरह से। अब इसको फिर से वर्ड देखिए, जोन समास में प्रायः, वर्ड को समझिए, ठीक है, प्रायः पहिल पद, पहला पद अव्यय होवेला और उकरे प्रधानता रहेला, और उसी का क्या रहता है, प्रधानता रहता है, और साथ ही गोटे पद, गोटे मतलब पूरा, ठीक है, गोटे बोला जाता है नागपुरी में पूरा को, क्रिया विशेषण हो जाएगा, और वो पूरा क्या बन जाता है, क्रिया विशेषण बन जाता है, उसे ही कहते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हम लोग का, बिन कहले, मने मन, हर घड़ी, पहले पहिल आदि, इस तरह का हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके बाद हम लोग आएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम लोग इसके परिभाषा को समझते हैं। दूसरा हम लोग का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कहे ना, या फिर तत्पुरुष समास के कहल जाए नागपुरी में। देखिए जोन समास में उत्तर पद, कौन सा पद, उत्तर पद कर प्रधानता रहेला उके तत्पुरुष समास कहे ना, जैसे भिखमंगा, घरदमदा आदि, इस तरह का इसमें एग्जाम्पल देखे जाते हैं, ठीक है। दूसरा है तीसरा नंबर का हम लोग का समास है कर्मधारय समास के कहे ना, जोन समास में पहिल पद विशेषण हो जाए उके कर्मधारय समास कहना, जिसका पहला पद क्या हो जाए, विशेषण हो जाए, ठीक है, उसे ही हम लोग कहते हैं ये कर्मधारय समास। एग्जाम्पल के लिए देखिए उदाहरण लागिन का है, घोड़मुहा, तो घोड़ा जो ये मुंह जो है कैसा है, घोड़ा की तरह है, घोड़मुहा, ठीक है, घोड़मुहा। ललमटिया, तो ललमटिया क्या चाहिए, तो मिट्टी का जो कलर वो कैसा है, लाल कलर का, इसलिए ललमटिया, ठीक है। नीलगरु या फिर नीला गाय, नील गाय या फिर नीलगरु, तो गरु जो कि गाय है उसका कलर कैसा है, नीला कलर है। तो इस तरह का देखिए तो सब में क्या है, पहला पद क्या है, विशेषण है, इसलिए इसको किस समास में लेंगे, कर्मधारय समास में। इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। चौथा है हम लोग का समास का रूप द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं या फिर द्वंद्व समास के कहे ना, तो ये हिंदी के जैसा ही इसका डिफिनेशन है। क्या है देखिए, जोन शब्द संज्ञा हो, जिसका शब्द क्या हो, संज्ञा, और उ मनक मांझे, मांझे मतलब बीच में, संयोजक मतलब मिलाने वाला, और लिख जाए मतलब क्या चाहिए कि संज्ञा होना चाहिए शब्द, और साथ में उन लोग का बीच में जो संबंध बनाता है वो क्या, और को
वहाँ पर छिपा देना मतलब लुक जाए, वो कहे का है ना द्वंद समास। फॉर एग्जाम्पल दादा भौजी, तो यहाँ पर देखिए डैश दे के लिखाया है, ठीक है, दादा और भौजी, तो यहाँ पर और होना चाहिए था ये वाला, लेकिन ये वाला को हम लोग क्या किए, छिपा दिए, ठीक है, दादा और भौजी। आजा आजी, तो आजा आजी में भी देखिए डैश देके आजा और आजी लिख दी। आजा किसको बोलते हैं आजा बोला जाता है दादा को और आजी दादी को, ठीक है। भाई बहन, भाई बहन तो सबको पता होगा, भाई बहन को बोलते हैं, तो उसी तरह भाई और बहन होना चाहिए ना, हिंदी में कैसे बोलते हैं भाई और बहन। इसी तरह से नागपुरी में भी होना चाहिए था भाई और बहन, लेकिन इसमें क्या हम लोग यूज किए हैं भाई और बहन के जगह हम भाई डैश बहन लिखे, तो डैश जो है क्या किया और को हटा दिया, ठीक है। गरु छगरी, इसमें भी छिपा हुआ दाल भात। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग को मिल सकता है। इसका मतलब जहां अगर डैश वाला दिखा समझ जाइए किसका है, द्वंद समास का, ठीक है। बहुब्रीहि समास लास्ट है समास का सबसे बेहतर, मतलब तुरंत समझ में आएगा, इसको देखते ही। देखिए बहुब्रीहि समास, जैसे नाम से लग रहा है टफ, लेकिन बहुत आसान है। क्या है, जोन समास वो दुयो पद कर प्रधानता होएला। इसमें क्या चाहिए, दोनों पद प्रधानता होता है, दोनों पद का। तो इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, किस समास वो दोनों पद की प्रधानता होती है, कौन समास वो दोनों पद का प्रधानता होएला। तो इसका एग्जाम्पल में सॉरी इसका ऑप्शन में रहेगा बहुब्रीहि समास, तो आप लोग उस पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिफिनेशन फिर से। जोन समास में दुयो पद कर प्रधानता रहेला, मुदा बाहरी बटले आय के कोनो पद प्रधान हो जाए ओके बहुब्रीहि समास कहें। देखिए दोनों पद क्या प्रधानता रहे, लेकिन ये किसी और के तरफ क्या कर इशारा करता, उसे ही हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल के लिए देखिए दशानन, तो दशानन किसे कहा जाता है, तो दशानन बोलते हैं जेकर 10 ठो मूड है, मूड मतलब शरीर, ये सिर है, जिसका 10 सिर हो उसे ही हम लोग कहते हैं दशानन। तो 10 सिर किनका था, रावण जी का था। तो यहाँ पर हम लोग इसका देखिए दशानन तो बोल रहे जेकर 10 ठो मूड है, दोनों पद प्रधान है, लेकिन ये इशारा किसी और के तरफ कर रहा, तीसरे की ओर, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं, जेकर पेट लंबा है। तो ये इशारा किसके तरफ कर रहा, गणेश भगवान की तरफ। तो देखा जाए तो लगभग इसमें जितने भगवान है सब इसमें है, जैसे पीताम्बर जिसका पीला वस्त्र हो, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल इसमें बहुत सारा मिल सकता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इससे प्रश्न जैसे मान लीजिए यही सीध दे दिया लंबोदर, लंबोदर दे करके पूछ दिया ये किस समास का रूप है, मतलब किस समास का एग्जाम्पल है, द्वंद का, कर्मधारय का, बहुब्रीहि का, व्ययी का। तो आप लोग देखते ही के साथ समझ जाइए कि किसका है। इसका सिर्फ क्या चीज याद रखना है आप लोग को, परिभाषा किसमें किसमें क्या है, और साथ में इसका 5 काइंड्स को याद रखना है, ठीक है, ताकि इससे प्रश्न एक भी छूटे नहीं, क्योंकि इससे एग्जाम में देखा गया 3 से 4 प्रश्न हमेशा बनते हैं, ठीक है। चूंकि 100 क्वेश्चन रहेंगे तो कहाँ से बनेंगे प्रश्न, इन सभी से तो बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बतलाया गया नागपुरी में समास के बारे में, और साथ ही समास का विशेषता बतलाया गया, इसका एग्जाम्पल बताया गया, और साथ में उसका जितना काइंड्स है उसके बारे में डिफाइन किए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, लेते हैं आपसे विदा, थैंक यू।